महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? हम माता का कॉन्सेप्ट तो है हमारे उसमें, राष्ट्र को माता मानने का, लेकिन फादर ऑफ नेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी सनातनी संस्कृति में नहीं है। तो इसको लेकर हमेशा बहस होती रही है। नेहरू के से लेकर आज राहुल गांधी के दौर तक इन सब ने गांधी हत्याकांड का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, और उसकी शुरुआत जो है वो नेहरू ने की थी। तो भारतीय राजनीति का अगर कोई पहला जुमला था ना, तो मालूम वो क्या था? पाकिस्तान मेरी लाश पर। ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं। कि जब बंटवारे पर नेहरू और पटेल सहमत हो गए तो गांधी ने नेहरू और पटेल के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? बहुत सारे जो लार्जर सर्कल्स है उसमें बात ये चलती है कि टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ द लाइफ उन्हें कांग्रेस से भी थोड़ा बाहर कर दिया गया। कैंपबेल लिखते हैं कि जिस पल गांधी सहमत हो गए उस वक्त हमें लगा कि हम आधी जंग जीत गए। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। ये कैसी आजादी है बिना खड़क बिना ढाल की मिली हुई अहिंसा के दम पर, जिस आजादी को पाने के दौरान 1 साल के अंदर 10, 20, 30 लाख लाशें गिर गई। 25 लाख लाशों में से एक भी लाश अगर बोल सकती तो वो यही कहती कि बापू तुम्हारी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना, देखो मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। माउंटबेटन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवदास गांधी बड़े तीखे सवाल पूछते हैं, तो माउंटबेटन डर जाते हैं कोई अनशन का या कोई आंदोलन का ऐलान ना करते, क्योंकि देवदास गांधी के तेवर उनको कुछ शक पैदा करते हैं। तो 37 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को हिंदू मुसलमान दोनों का सपोर्ट मिला। उसके बाद मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कायदे आजम के शब्द का इस्तेमाल करने वाला कोई पहला व्यक्ति था जिन्ना के लिए बड़े लोगों में, तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। डॉक्टर नारायण सावरकर फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भीड़ उनके घर में दाखिल होती है, उनको जैसे चोर को खींच के लाते हैं ऐसे खींच कर लाती है, सड़क पर लाती है और तब तक पत्थर मारती है जब तक वो मरणासन अवस्था में नहीं पहुंच जाते। भारत की पहली मॉब लिंचिंग डॉक्टर नारायण सावरकर के साथ हुई है। मॉब लिंचिंग की कीमत अगर देश में पहली किसी ने चुकाई है तो वो सावरकर, वीर सावरकर के परिवार ने चुकाई है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट में हम भारत के पास्ट में जाने वाले हैं। हम भारत के कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को शायद शेप किया है। हम भारत की आज़ादी से पहले भारत में क्या हो रहा था उसे डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ जो है उनका नाम है मिस्टर प्रखर श्रीवास्तव। प्रखर जी एक सीनियर जर्नलिस्ट है और एक ऑथर भी है, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस किताब को लिखा है जिसका नाम है हे राम, गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारे सीरियस टॉपिक्स पे बात की है और कई सारे गंभीर विषयों को डिस्कस किया है। हमने गांधी जी के बारे में बात की, नेहरू जी के बारे में बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की, हमने जिन्ना के बारे में बात की, हमने यहाँ तक लॉर्ड माउंटबेटन की लाइफ को भी डिस्कस किया, और हमने ये जाना कि 1947 से पहले ऐसा भारत में क्या हो रहा था जिसके वजह से भारत का विभाजन हो गया। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वेल रिसर्च किताब के ऊपर बेस्ड है, और इस पॉडकास्ट से आपको कई सारी ऐसी चीज़ें जानने मिलेगी जो शायद आज से पहले आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते प्रखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। हम जितनी बार यहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ बात करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होता है वो, क्योंकि आई लव टॉकिंग टू जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम के पीछे कितनी मेहनत लगती है। दिन भर टीवी पे जर्नलिस्ट को बोलते हो देख के बोर नहीं हो जाते? सब मैं तो नहीं होता, क्योंकि मैंने तो पीछे काम किया है, तो मुझे तो पता है बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है। बट देन एक जर्नलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव होता है, इट इज़ अ वेरी एजुकेटेड एक वो पर्सपेक्टिव होता है। वो अपने ओपिनियंस को सामने लाता है एंड बहुत ही अच्छे तरह से लाता है। एंड आप जिस बारे में बात करते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अब ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डाइसी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ ऐसे शायद आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे आपको लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, कुछ इसका साथ भी देते हैं। बट इसी हिस्ट्री को सामने लाना हमारा काम है, और उसी लिए आज का ये हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सर, पहला जो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपसे, वो ये कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ नेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सबसे पहले जो गांधी जी को ये फादर ऑफ नेशन जो कहा गया था, जिसने नाम दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अपने रेडियो उद्बोधन आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद जो किया था, उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता की उन्होंने कहा था।
तो फादर ऑफ नेशन कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा Official post नहीं ऑफिशियल है। कुछ ऐसा हमारे यहाँ भारत में कोई वो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था, और जो भी गांधीवादी हैं, जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो उनको कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन थे। ये उनका विचार है और इसको लगातार हमें स्कूल की किताबों के अंदर भी ये पढ़ाया गया, सब पढ़ाया गया। लेकिन एक तबका है जिसका ये विचार है कि राष्ट्रों के पिता नहीं होते, देश के पिता नहीं होते, राष्ट्रों के पुत्र होते हैं। तो एक धड़ा ये भी मानता है इस देश के अंदर कि गांधी जी जो हैं वो राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। और जिन लोगों की अवधारणा में भारत माता की वो कल्पना करते हैं, जो भारत माता को इस मानते हैं, उसके आधार पर देश को हमें मातृभूमि, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सनातन संस्कृति, उसमें मातृभूमि का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो देश जो है वो राष्ट्र माता के तौर पर, भारत माता के तौर पर हम उस देश को करते हैं। तो हम माता का कॉन्सेप्ट तो है हमारे उसमें, राष्ट्र को माता मानने का, लेकिन फादर ऑफ नेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी सनातनी संस्कृति में नहीं है। तो इसको लेकर हमेशा बहस होती रही है। लेकिन ठीक है, वो राष्ट्रपिता है, नहीं है, माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उनका जो योगदान है, उन्होंने जो काम किए हैं, वो दुनिया के सामने है। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो भी दुनिया के सामने है। जहाँ उनके कामों को लेकर आलोचना है, जहाँ उनको देखकर कई लोग विरोध करते हैं, वो भी दुनिया के सामने है। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक महान नेता के रूप में उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि भगवान बना देने का जो प्रचलन है, मतलब किसी व्यक्ति को, मतलब आप इंसान से ऊपर ही भगवान बना दिया जाए, तो ये गांधी जी के साथ भी छल जो है वो उनके चेलों ने किया है। और गांधी जी का मैं आपको हज़ारों ऐसे स्टेटमेंट बता सकता हूँ। संपूर्ण गांधी वाङ्मय है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय को भारत सरकार ने प्रकाशित किया है और उसको नेहरू सरकार की देखरेख में उसको प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। और जो भी उस गांधी ने बोला, लिखा, कहा, वो सब संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है और उसकी ऑथेंटिसिटी पे दुनिया में कोई सवाल नहीं उठा सकता। उस संपूर्ण गांधी वाङ्मय के करीब 100 खंड है, उनमें कम से कम 1000 जगह पर गांधी ये कहते हैं कि मैं महात्मा नहीं हूँ। मुझे लोग महात्मा बोलते हैं, मैं महात्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मैं महात्मा नहीं हूँ। तो गांधी ने कभी खुद को महात्मा कहे जाने का समर्थन नहीं किया। राष्ट्रपिता कहे जाने का तो समर्थन की कोई बात ही नहीं होती गांधी की, कुछ तरह का कोई वो नहीं। लेकिन लोग मानते हैं, लोग अपना, उनके जो गांधीवादी है उन्होंने उनको ये उपाधि दी है, तो ठीक है, उपाधि दी है, उसका क्या ही किया जा सकता है। बट ये जो किताब है, हे राम, गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल, तो ये लिखने के पीछे मतलब व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज, ऐसी क्या चीज़ें आपको पता चल रही थी कि आपने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक किताब या पुस्तक लिखनी चाहिए? देखिए, गांधी हत्याकांड पर चर्चा बहुत आवश्यक है और चर्चा होती है, लगातार हो रही है। 75 साल से लगातार गांधी हत्याकांड पे चर्चा हो रही है, 7.5 दशक से। लेकिन वो चर्चा सार्थक चर्चा नहीं होती है। वो चर्चा जो हो रही है गांधी हत्याकांड पर, वो अपने नफ़े नुकसान के लिए चर्चा हो रही है। मतलब मैं बार बार इस बात को कई मंचों पे कह चुका हूँ, कई पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, लेकिन बार बार इसको दोहराना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, हमें एक राजनीति में कहावत चलती है कि किसी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकना। तो गांधी की ऐसी अलहदा चिता है जो 75-76 साल से जली जा रही है और सारे लोग उस पर, जो राजनेता हैं, वो उस पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। असल में गांधी हत्याकांड पे आज भी चर्चा होती है। आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो गांधी हत्याकांड को लेकर चर्चा होती है कि गांधी की हत्यारियों की विचारधारा, इस तरह के आपने शब्द सुने होंगे। तो बेसिकली नेहरू के से लेकर आज राहुल गांधी के दौर तक, अगर मैं कांग्रेस नेताओं की बात करूं या मैं वामपंथी विचारधारा वालों की बात करूं, इन सब ने गांधी हत्याकांड का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है और उसकी शुरुआत जो है वो नेहरू ने की थी, जो राहुल गांधी के दौर तक चल रही है। तो गांधी हत्याकांड का आप जिक्र करके राजनीतिक लाभ तो लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए क्या देश, काल, स्थिति, परिस्थिति, वजह थी, वो किन हालात में मर्डर हुआ था, उनकी हत्या की वजह क्या थी, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। क्योंकि अगर आप इस पर चर्चा करेंगे, इसका सच दुनिया के सामने ला देंगे, तो जो नैरेटिव गढ़ा गया है गांधी हत्या के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए, वो टूट जाएगा। तो मुझे लगा कि जितनी किताबें लिखी गई वो अपने एक नैरेटिव को लेकर लिखी गई। जैसे एक किताब जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने लिखी है, गांधी वध और मैं, क्योंकि वो भी, गोपाल गोडसे भी गांधी हत्याकांड में शामिल थे, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो उन्होंने जब वो बुक लिखी है तो उन्होंने नाथूराम गोडसे के पर्सपेक्टिव से बुक लिखी है। गांधी जी के प्रपोत्र हैं तुषार गांधी, उन्होंने भी बुक लिखी है, लेट्स किल गांधी, वो उन्होंने अपने नज़रिए से बुक लिखी है। तो जिन लोगों ने ये पुस्तक लिखी, उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने छुपाया, दिखाया कम, छुपाया ज़्यादा है।
तो मुझे लगा कि गांधी हत्याकांड एक ऐसी वजह है, जब आप पूरे भारत के विभाजन का अध्ययन करते हैं, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम का जब आप अध्ययन करते हैं, भारत की सांप्रदायिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, तब आप केंद्र में पाते हैं महात्मा गांधी की हत्या के घटना को। तो उस घटना का जिक्र, उस घटना की सच्चाई दुनिया के सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आई है, जो सिर्फ अदालत की फैसले में दबी पड़ी है, कोर्ट की कार्रवाइयों में, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें पड़ी हुई है। लोगों ने उस वक्त जो हत्याकांड के बाद आसपास पहले जो पत्र लिखे गए वो लाइब्रेरीज और आर्काइव्स के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन देश और दुनिया के सामने नहीं आए। तो मुझे लगा कि जो जो घटना जैसे जैसे हुई है वैसे लिखना चाहिए और पुस्तक लिखना चाहिए। और मैंने पुस्तक लिखते वक्त एक खास ख्याल रखा है, मैंने अपनी तरफ से अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की है, और मैंने पुस्तक में ज़्यादातर रेफरेंसेस दिए, कम से कम इसमें मेरे हिसाब से 600-700 रेफरेंसेस हैं, और हर रेफरेंस जिस व्यक्ति का दिया है उसकी खासियत यह है कि वो व्यक्ति उस युग में मौजूद था, या तो वो गांधी का सहयोगी था, गांधीवादी था, या पत्रकार था, या अंग्रेज़ अधिकारी था, या भारतीय अधिकारी था, या वो गांधी का विरोधी था, लेकिन वो उस मंच पर, जब वो मंच सजा हुआ था भारत की आज़ादी के समय 1947 में, उस मंच पे वो व्यक्ति कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अगर मैं लेता हूँ कि गांधी जी के पीए थे प्यारेलाल नैयर, मैंने उनको कोट किया है। सरदार पटेल के पीए थे वी शंकर, उनको कोट किया। ऐसे वो लोग जो इन सबको देख रहे थे, जो भागीदारी निभा रहे थे उस समय, उन लोगों को मैंने कोट करके बुक लिखी और उन कड़ियों को जोड़ा है। पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो इसका हिस्सा है, कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट पेश की गई वो इसका हिस्सा है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन और जो उस वक्त हो रहा था उसके आधार पे पुस्तक लिखी है। इसलिए मैंने उसको कहा है कि वो प्रामाणिक पड़ताल अगर मैं क्लेम करता हूँ तो उसकी वजह ही है। राइट। पर सर, अगर कोई आपकी पुस्तक पढ़ता है तो उसे एक मोटी मोटी चीज़ इसमें से ये पता चलती है कि पार्टीशन, मुस्लिम्स एंड रेफ्यूजीज, ये वन ऑफ द मेजर 3 रीजंस थे या कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। इज दिस राइट टू से? देखिए, गांधी जी की, देखिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसका जवाब दूं उसके पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे हम जब इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या की बात करते हैं तो हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति का ये मत हो कि इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना नहीं भेजना चाहिए, हो सकता है किसी का मत हो सकता है ये। तो वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना स्वर्ण मंदिर नहीं भेजनी चाहिए थी, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह का समर्थन कर रहा है। वो इंदिरा गांधी के एक फैसले पर चर्चा कर रहा है। उसी तरह से जब हम राजीव गांधी हत्याकांड की बात करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि राजीव गांधी को श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजना चाहिए थी, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो राजीव गांधी के जिस फैसले की आलोचना कर रहा है तो उसका ये मतलब ना निकाला जाए कि वो व्यक्ति राजीव गांधी के हत्यारे प्रभाकरण, लिट्टे, धनु या शिवरासन का समर्थन कर रहा है जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। तो किसी नेता की आलोचना करना उसके फैसले की, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप उसकी हत्या का समर्थन कर रहे हो, हत्यारे का समर्थन कर रहे हो। अब हम गांधी के परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं, महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको समझने की जरूरत है कि महात्मा गांधी की जो हत्या की वजह है वो आपको क्या बताई गई अभी तक। आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया कि एक हिंदू फैनेटिक नाथुराम गोडसे ने गांधी को 3 गोली 5:17 पर बिड़ला भवन के अंदर मार दी 30 जनवरी को 1948 में। यही पढ़ाया गया, हिंदू फैनेटिक नाथुराम गोडसे के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। नेताओं ने 2 कदम आगे बढ़ गए। गांधी की हत्या के लिए उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को दोष ठहराना शुरू कर दिया, हिंदुत्व की विचारधारा को दोष ठहराना नेहरू ने शुरू किया। ये राहुल गांधी के भी आप बयान आज की तारीख में 2024-2025 में देख रहे हो। मेरा जो अध्ययन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई निष्पक्ष होकर गांधी हत्याकांड की देश काल स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करेगा, उस वक्त जो स्थितियां थी, उस वक्त जो हालात थे, उनका अध्ययन करेगा, तो गांधी की हत्या की जो 3, 4, 5 मुख्य वजह निकल कर आती है, उनमें पहली आती है गांधी द्वारा किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम अपीजमेंट जो गांधी करते थे वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था। एक वजह यह है। दूसरी वजह है पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, हिंदू और सिख, उनके साथ उस वक्त देश में जो व्यवहार हो रहा था, उनकी जो दुर्दशा हुई थी, वो दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो गांधी हत्याकांड की है, जो मैं समझता हूं मेरे अध्ययन में जो सामने आती है, कि गांधी बंटवारा रोकने में नाकाम रहे थे, देश का पार्टीशन रोकने में नाकाम रहे थे। जबकि गांधी क्या कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन आप जब उस दौर का अध्ययन करते हो, जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान पे मुहर लग रही थी, तब गांधी ने उस तरह के कदम नहीं उठाए नेहरू और पटेल के इस फैसले के खिलाफ कि वो इन दोनों को रोक सकते थे। लेकिन गांधी ने इस तरह का प्रयास नहीं किया। तो बंटवारा नहीं रोक पाने में उनकी नाकामी, जो उनके पूरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी असफलता
जो दो हैं उनमें से एक बंटवारा रोकने में और वो नाकामी है। बंटवारे के खिलाफ थे, जी बंटवारे के खिलाफ थे वो हमेशा। नहीं, गांधी बंटवारे के खिलाफ सिर्फ एक पोस्चर था उनका बंटवारे के खिलाफ। ओके, वो पोस्चरिंग थी उनकी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। वो पूरे देखिए पाकिस्तान की मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव के नाम पे के दौरान होती है। गांधी उसके बाद 1948 30 जनवरी तक जीवित रहते हैं। जो पूरे मार्च 1940 से 15 अगस्त 1947 तक का जो दिन है, गांधी रोज कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, जी पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान बनाने के पहले मेरे 2 टुकड़े कर दो। मेरा सवाल ये है, और हर गांधीवादी से मेरा सवाल ये है कि जब बंटवारे पर नेहरू और पटेल सहमत हो गए तो गांधी ने नेहरू और पटेल के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? गांधी ने किसी आंदोलन का ऐलान क्यों नहीं किया? गांधी ने नमक, कोई बहुत ऐसा टैक्स नहीं था, लेकिन उस नमक पर जो कर लगाया था अंग्रेजों ने, उसके माध्यम से गांधी उस कर के खिलाफ, नमक सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, वो करके उनने पूरे देश को जागृत किया। तो घटना, वो नमक वाला मुद्दा छोटा था, लेकिन उसके पीछे गांधी का आंदोलन करने का मकसद बहुत विशाल था कि मैं पूरे देश को जागृत कर दूंगा नमक सत्याग्रह से। तो भारत के बंटवारे जैसे अहम विषय पर गांधी ने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? मेरा सवाल इसका तो कोई दे, कोई गांधीवादी नहीं दे पाता। मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि गांधी ने कितने अनशन किए आजादी के पहले? बहुत से अनशन सारे थे। हाँ। आपको कई अनशन तो मालूम ही नहीं होंगे वो कि उसकी वजह क्या थी। हाँ। एक ट्रेन डिरेल हो गई, उस पर अनशन किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल थी, उस पर आमरण अनशन किया। पूना में जो उन्होंने अनशन किया था प्रिंस आगा खान महल के अंदर, वो अनशन क्यों था वो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। तो गांधी ने इतने अनशन किए और आजादी के बाद भी 2 अनशन किए। लेकिन मेरा सवाल यह है, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूछ रहा हूं, कि भारत के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गांधी ने कोई अनशन क्यों नहीं किया? गांधी के चेले ही तो थे, पटेल और नेहरू थे क्या? करते आंदोलन, विरोध करते। गांधी ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मेरी सुनता ही कौन है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कांग्रेस भी मेरी नहीं सुनती है, और ये क्या, इस तरह के उन्होंने बयान दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता से टकरा गया, वो सत्ता जो लंदन में टेम्स नदी के किनारे बैठी हुई थी, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का शाही खानदान, उस ताकतवर सत्ता से जिसको हिटलर भी नहीं हरा पाया, उस सत्ता से गांधी टकरा गया। और एक नहीं, कई बार टकराए गांधी। वो आंदोलन सफल हुए नहीं हुए वाला विषय है। गांधी कहते हैं मेरी सुनता कौन है? अरे आंदोलन तो करते, असफल हो जाता। आपके तो 50 आंदोलन असफल हुए। भाई भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? असफल आंदोलन था। कोई इतिहासकार कुछ भी पढ़ा दे कि गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेज डर गए, भारत छोड़कर चले गए। ये कोई भी पढ़ा सकता है, पढ़ा रहे हैं हमको, पर ठीक है, पढ़ लो, पास हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन सुपर डुपर फ्लॉप था। राइट। तो किया था ना, लेकिन आंदोलन तो बंटवारे के खिलाफ भी करते, अनशन करते। तो ये मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। आजकल एक वर्ड चलता है इंडियन पॉलिटिक्स में, जुमला, जुमलेबाजी, है ना, बड़ा शब्द चलता है। तो भारतीय राजनीति का अगर कोई पहला जुमला था ना, तो मालूम वो क्या था? पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये एक वजह थी, बंटवारा ना रोक पाए गांधी। और मैंने आपको और मुस्लिम अपीसमेंट बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हिंदू सिख शरणार्थियों के साथ क्या हो रहा था। फिर गांधी के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था? अहिंसा। राइट। है ना, हमको क्या पढ़ाते हैं? अहिंसा। हमको गाने में क्या सिखाते हैं? दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। है ना, बिना खड़क ढाल की आजादी मिल गई। मुझे एक बात बताओ, ये कैसी आजादी है बिना खड़क बिना ढाल की मिली हुई, अहिंसा के दम पर, जिस आजादी को पाने के दौरान 1 साल के अंदर 10, 20, 30 लाख लाशें गिर गई। अलग अलग आंकड़े हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर जो बेगुनाह लोग मारे गए, चाहे उधर मरे चाहे इधर मरे। कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 30 लाख, 40 लाख तक जाता है वो आंकड़ा। कोई जांच ही नहीं हुई। करेक्ट। अपन एक मोटा मोटी अंदाज भी पकड़ लें तो 25 लाख। ये कौन सी आजादी है जो 25 लाख लाशों के ऊपर हमको मिली, और हमको 75 साल से तुम ये पढ़ा रहे हो कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इससे बड़ा झूठ आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जब आप एक झूठ पढ़ाते हो ना कि हमें अहिंसा से आजादी मिली, तो आप उन 25 लाख मासूम लोगों के साथ गुनाह करते हो। आप उनके अपराधी हो। आप अपराधी हो उन 25 लाख लाशों के, जिनकी मौत की वजह क्या थी?
वो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते। दुनिया में किस देश को, आप मुझे बताइए, भारत के अलावा बहुत से देश दुनिया में आज़ाद हुए, अफ्रीका के बहुत देश आज़ाद हुए, एशिया के बहुत देश आज़ाद हुए, मुझे बताइए ना, किस देश को आज़ादी की कीमत 25 लाख लाशों से चुकानी पड़ी? कोई भी देश नहीं है। और फिर आप कहते हो, आपको तुर्रा है ये कि अहिंसा से आज़ादी मिली। तो जो अहिंसा का सिद्धांत था गांधी का, वो सही था गलत था वो अलग बहस का विषय, उस पर तो घंटों दिनों बहस चल सकती है। लेकिन जिस अहिंसा की वो बात करते थे, और अगर हम ये मान लें कि वो बंटवारे के लिए इसलिए सहमत हो गए गांधी, एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी उन्होंने कि यार चलो प्यार से भारत पाकिस्तान अलग हो जाएंगे तो शायद देश में दंगा रुक जाएगा, हिंदू मुसलमान एक दूसरे का कत्ल नहीं करेंगे। तो ये क्या दूरदृष्टि थी उन लोगों की, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, चाहे पटेल हो। तुम इस आधार पर तैयार हो गए कि भारत का बंटवारा हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम सोच नहीं पाए। तुम्हें दूरदृष्टा कहते हैं इतिहासकार, तुम काय के दूरदृष्टा थे यार? क्या विजन था तुम्हारा? रुकी हिंसा, रुकी, 25 लाख लोग मर गए, बंटवारा भी करवा लिया, अहिंसा की बीन भी बजा ली और 25 लाख लोगों को मार भी दिया गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर उन 25 लाख लाशों में से एक भी लाश अगर बोल सकती तो वो यही कहती कि बापू तुम्हारी लाश पर तो आज़ादी नहीं पाकिस्तान नहीं बना, देखो मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। अगर एक भी लाश बोल पाती तो। आप उन 25 लाख लाशों के साथ उनका सच सामने नहीं आने देना चाहते हो। उन 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों का सच सामने नहीं आने देना चाहते हो, जो अपने मीलों चलकर नंगे पांव अपनी मां बहनों की इज्जत कुर्बान करते हुए एक देश से दूसरे देश में गए। उनके पांव के छालों को आप यही दिखाना चाहते हो, उनके ऊपर बीती हुई दर्दनाक कहानियों को दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहते हो, इसलिए आपने नैरेटिव गढ़ दिया कि भाई हमें अहिंसा से आज़ादी मिली। ये हिपोक्रेसी है। तो गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो गांधी हत्याकांड की ये सब वजह है जो मिलकर उस दिन की जो एक घटना हुई, जिस दिन गांधी की हत्या होती है, उसका निर्माण करती हैं। लेकिन कोई इनकी चर्चा नहीं करता। नाथुराम गोडसे हिंदू फैनेटिक था, वो तो संघ की आइडियोलॉजी को मानता था, वो तो हिंदू महासभा, वो तो सावरकर। अरे भाई वजह क्या है? जो मैंने कहा इंदिरा गांधी की हत्या की वजह की जब आप चर्चा करते हो तो खालिस्तान की बात करोगे ना, बिल्कुल, खालिस्तान मूवमेंट की। अगर राजीव गांधी की हत्या की बात करोगे तो क्या आप श्रीलंका की तमिल समस्या की बात नहीं करोगे? अगर आप अब्राहम लिंकन की हत्या की बात करोगे तो जो साउथ स्टेट और नॉर्थ स्टेट जो अमेरिका के थे, या वहां पर जो काले गोरे को लेकर, दास प्रथा को लेकर, गुलाम प्रथा को लेकर जो विवाद उस समय चल रहे थे, क्या उनकी चर्चा नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। बस आप ये बता दो कि अब्राहम लिंकन थिएटर में बैठे हुए थे, एक नाटक देख रहे थे, एक हत्यारा आया, उसने गोली मार दी, सर पे वो मर गए। नहीं, आपको लिंकन की हत्या की क्या वजह थी, वो हत्यारा क्यों ट्रिगर हुआ था, आप उसकी चर्चा करोगे। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या का फैसला क्यों लिया, आप उसकी भी चर्चा करना पड़ेगी। राइट। बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने अगर इंदिरा गांधी को गोली मारी तो उसके पीछे क्या था, वो भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो नाथुराम गोडसे ने गांधी को 3 गोली मारी, तो उन 3 गोलियों की वजह क्या थी, इसकी भी चर्चा करना पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी चर्चा इस देश में नहीं होती है। पर सर आपने एक बात कही कि गांधी ने ट्राई नहीं किया नेहरू और पटेल से बात करने की और पार्टीशन को रोकने की, बट बहुत सारे जो लार्जर सर्कल्स है उसमें बात ये चलती है कि टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ द लाइफ उन्हें कांग्रेस से भी थोड़ा बाहर कर दिया गया था। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मतलब बहुत ही विस्तार में अगर जाएं तभी इसको हम समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि नेहरू और पटेल जब विभाजन के लिए तैयार हुए तब तक गांधी का ये मानना था कि विभाजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, मैं अपने से बोलूँगा तो वो बात बनेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर मौलाना आज़ाद का सहारा लेना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद, उनकी तो कोई शक नहीं कर सकता, सारे कम्युनिस्ट कांग्रेसी भारत में रहने वाले मुसलमान बड़ा उनको अपना आदर्श मानते हैं। पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन का हशर आप देख ही रहे हो क्या हो चुका है, तो नींव ही उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो मौलाना आज़ाद का ये मैं सहारा लेके आपको बताता हूँ। कुछ उन लोगों उस समय के जो लोग देख रहे थे, उनके गांधी के साथी थे, उनके आधार पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। जब माउंटबेटन पहली बार जब भारत आते हैं वॉइसराय बन के, और उनको एक प्लान दिया जाता है एटली द्वारा कि भाई आपको भारत को आज़ाद करवाना है जून 1948 के पहले पहले, तो माउंटबेटन बहुत जल्दी में रहते हैं। तो माउंटबेटन सबसे पहले जो मुलाकातें शुरू करते हैं तो वो गांधी को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो आपने गांधी फिल्म के अंदर भी दृश्य देखा होगा, वो आपने गांधी पे बनी हर फिल्म के अंदर दृश्य होता है। लेकिन उनके बीच में बातचीत क्या हुई थी वो भी सामने आना चाहिए। तो माउंटबेटन ने वो डोमिनिक लापेयर वगैरह को सबको बताया वो बातचीत क्या होती है, वो सब कुछ सामने है। उन्होंने कहा कि इसका क्या किया जाए। बोले बंटवारा तो मैं नहीं होने दूंगा। गांधी ने कहा, तो बोले क्या, फिर क्या सोल्यूशन क्या है? तो तैयारी नहीं हो रही। बोला मैं नेहरू और पटेल को समझाऊंगा कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। और बोला जिन्ना के साथ सरकार में कौन रहेगा? बोला वो भी जिन्ना तय करेंगे। तो आपने
पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देश के सारे हिंदुओं की तरफ से, पूरे आम जनता की तरफ से आपने वादा कर लिया, माउंटबेटन से कह दिया कि भाई जिन्ना देश का प्रधानमंत्री होगा। अरे बंगाल में एक सुहरावर्दी मुख्यमंत्री था, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, उसके बाद की घटना है ये। मतलब आप जिन्ना के हाथ में पूरे भारत का भविष्य सौंप रहे थे। तो जब ये गांधी इतने भरोसे के साथ आए कि नेहरू और पटेल मेरी बात मानेंगे, तो नेहरू और पटेल ने रिवोल्ट कर दिया कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, और गांधी जी उस बातचीत से बाहर निकल गए, बंटवारे की बातचीत से। लेकिन अगर हम मौलाना आज़ाद को जब हम पढ़ते हैं, तो मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि माउंटबेटन से मिलने के पहले तक गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। माउंटबेटन से मिलने के बाद और नेहरू पटेल से बात करने के बाद गांधी की भाषा भी वही हो गई थी जो सरदार पटेल की भाषा थी, यानी बंटवारे के पे समर्थन वो देने सहमत होते हुए नजर आ रहे थे। तो ये उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद जब बंटवारे पे बातचीत शुरू हो जाती है, सहमति बनना शुरू हो जाती है जिन्ना और नेहरू पटेल के बीच में, तो जून का महीना आता है। मई में वो पास करवाने के लिए माउंटबेटन लंदन जाते हैं कि भाई ये मेरा बनाया है बंटवारे का मैंने प्रारूप, सरकार को दिखाने, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने गांधी के जो भाषण थे प्रार्थना सभा में, उसका मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि वो क्या बोल रहे थे, उनकी भाषा क्या थी। तो वो बंटवारे पर टोन डाउन होते जा रहे थे। अगर आप मई लास्ट वीक के उनके भाषण पढ़ेंगे तो वो ये कहने लग गए थे कि अरे हिंदू और सिख भी तो बंटवारा चाहते हैं। भाई कौन हिंदू सिख बंटवारा चाहता था? लेकिन वो इस तरह के आरोप लगाने लग गए थे हिंदू सिखों पे। फिर वो इस तरह की बातें करने लग गए, मतलब वो बंटवारे की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, टोन डाउन कर रहे हैं चीज़ों को। फिर आ जाती है 2 जून। 2 जून को मीटिंग होती है बंटवारे के लिए। तो बंटवारे की मीटिंग जब हो जाता है, फाइनल हो जाती है 2-3 जून को जो मीटिंग होती है, तो सब बंटवारे पर सहमति बन जाती है। तो माउंटबेटन गांधी को मिलने बुलाते हैं। गांधी का मौन व्रत होता है, तो माउंटबेटन खुशी की राहत की सांस लेते हैं। तो गांधी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते। फिर लिखा हुआ उनका शाम का भाषण होता है, उस पर बंटवारे का जिक्र ही नहीं होता है। फिर 4 जून की सुबह, जब 3 जून को रेडियो पे घोषणा हो जाती है भारत के बंटवारे की, और नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन और सरदार बलदेव सिंह जब घोषणा कर देते हैं भारत के बंटवारे की, तो 4 जून को माउंटबेटन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बहुत दिलचस्प है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवदास गांधी होते हैं। देवदास गांधी गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, और हिंदुस्तान टाइम्स, जिसे हम HT के नाम से जानते हैं, भारत का एक बहुत बड़ा अखबार है, बिरला फैमिली का अखबार है, उसके वो संपादक होते थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवदास गांधी बड़े तीखे सवाल पूछ लेते हैं माउंटबेटन से। तो माउंटबेटन डर जाते हैं। माउंटबेटन को लगता है डर कि आज हो सकता है गांधी, 4 तारीख है, कल ऐलान हो चुका है, आज प्रार्थना सभा में गांधी कोई अनशन का या कोई आंदोलन का ऐलान ना कर दे, क्योंकि देवदास गांधी के तेवर उनको कुछ शक पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बुक का सहारा लेना चाहिए, वो है मिशन विद माउंटबेटन बुक है, और वो लिखी है एलन जॉनसन कैंपबेल ने, और ये मीडिया एडवाइजर थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, उन्हीं के साथ रहते थे। तो कैंपबेल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब फिर गांधी को मिलने बुलाते हैं माउंटबेटन, और गांधी को वो सहमत करा लेते हैं बंटवारे में, तो कैंपबेल लिखते हैं कि जिस पल गांधी सहमत हो गए, उस वक्त हमें लगा कि हम आधी जंग जीत गए। यही बात बीपी मेनन भी लिखते हैं, जो बहुत बड़े अधिकारी थे, जिसने भारत के संविधान और भारत को एकीकृत करने में सरदार पटेल के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ने वो किया। तो ये 3-4 जून का भंवर निकल गया। उसके बाद गांधी के जो शिष्य रहते हैं, उनके मन में बेचैनी आना शुरू हो जाती है। जो गैर राजनीतिक जो लोग रहते हैं, जो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, वो दबाव बनाने लगते हैं कि आप कैसे तैयार हो रहे हो, आपको आमरण अनशन करना चाहिए या आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। तो गांधी वही कहना कि मेरी कोई सुनता कौन है, मेरे कांग्रेस में कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो एक युवा कपल होता है, यंग कपल होता है, तो वो गांधी उस वक्त वाल्मीकि बस्ती में रुकते थे, झंडेवालान के पास दिल्ली में। तो वहाँ पर वो युवा कपल जो है, गांधी जहाँ पर रुकते थे, उस घर के बाहर, उस जगह के बाहर वो आमरण अनशन पर बैठ जाता है। तो गांधी उनको लानत भेजते हैं, उनके बारे में बड़ी ऊटपटांग टिप्पणियां करते हैं, और ये तक कह देते हैं कि इस दंपत्ति को, इस कपल को जो है वह आमरण अनशन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनशन तो अंतरात्मा की आवाज़ से किया जाता है। तो वो कपल कहता है कि अच्छा, हमारी अंतरात्मा की कोई आवाज़ नहीं है क्या, मतलब आप ही कर सकते हैं अनशन। मतलब गांधी का कहना था कि अंतर्मन की आवाज़ जो है मतलब हर किसी के अंदर नहीं होती है। बेचारा वो कपल जो गांधीवादी था, जो गांधी के विचारों पर चलता था, वो बैठा हुआ अनशन पे, और गांधी उनका अनशन तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। फाइनली वो 2-3 दिन के अंदर दंपत्ति टूट जाते हैं, और गांधी खुद उनको फल खिला के उनका अनशन तोड़ देते हैं। तो क्या था, अगर वो दंपत्ति अनशन करता और लोग इसी राह पर चल निकलते, तो शायद
स्थितियां बदल जाती। तो गांधी ने ना खुद अनशन किया ना दूसरों को कर दे दिया। ऐसे कई किस्से हैं जब गांधी बदल जाते हैं। फिर इसका 14, 15 जून और 16 जून की तारीख आती है, कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है। उस बैठक में फाइनल मुहर लगना होती है बंटवारे पे। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, कांग्रेस मैं आपको बता दूं मंच होता है, मंच था हमेशा, जिसमें हिंदू विचारधारा के लोग भी थे, वामपंथी विचारधारा के लोग भी थे, समाजवादी विचारधारा के भी थे और गांधीवादी भी थे और नेहरू के समर्थक भी थे, पटेल के भी समर्थक थे। एक मंच था। तो उस जब वहां पर समिति में जो लोग भाषण देने आते हैं उसमें 2-3 लोग ऐसा भाषण देते हैं जो बंटवारे के खिलाफ पूरा सेंटीमेंट उस बैठक में तैयार कर देता है। एक होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदूवादी नेता थे, हिंदूवादी विचारों के नेता थे। अभी मोदी सरकार ने उन्हें कुछ साल पहले भारत रत्न दिया है। तो पीडी टंडन जो है वो एक ज़बरदस्त भाषण देते हैं बंटवारे के खिलाफ, तो माहौल बन जाता है। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, जो जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, और जो उनका पख्तून इलाके के रहने वाले थे, जिसको आज हम केपी के अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ, अब केपी के पाकिस्तान का राज्य हो गया। तो वो जीवन भर कांग्रेस के साथ रहे, गांधी के साथ रहे, और आप बंटवारे के लिए सहमत हो गए तो जाहिर तौर पर उनका जो एरिया था, जो क्षेत्र था, जो राज्य था, वो पाकिस्तान के हिस्से जाने वाला था। तो वो 6.5 फीट के थे और पठान थे और लंबे चौड़े कदकाठी के थे। तो वो भाषण देते रहते रोने लग गए और रोते रोते उन्होंने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। और वही हुआ उनके साथ। पाकिस्तान बनने के बाद उनका प्रांत चला गया पाकिस्तान में, और अपनी ताउम्र 90% जिंदगी या तो उन्होंने जेल में गुजारी या नजरबंदी में गुजारी, हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं, और 88 में जाके वो मरे। मतलब अपनी जीवन की आखिरी 40 साल, चाहे वो जिन्ना की सरकार हो, चाहे वो लियाकत अली खान की सरकार हो, चाहे वो अयूब खान की हो, चाहे वो भुट्टो की हो, चाहे वो जिया-उल हक की हो, जितने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने, तानाशाह हुक्मरान बने, वो उससे दुश्मनी निकालते रहे उस व्यक्ति से, क्योंकि उसका गुनाह ये था कि उसने अखंड भारत की बात की थी, वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। 40 साल तक उससे दुश्मनी निकाली गई। और हमने क्या किया, 1987 में एक दिन हमने भारत रत्न का ऐलान कर दिया उनके नाम पर। उनके बेटे आए, उनको भारत रत्न दे दिया, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई उस व्यक्ति के लिए। पूरा भारत गुनहगार है खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए, और हमने सिर्फ एक भारत रत्न देकर अपनी जिम्मेदारी हमने वहन वो कर लिया कि हाँ भाई हो गया हमारा। तो ये जब उन्होंने भाषण दिया खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो माहौल अलग तरह का हो गया। तो नेहरू और पटेल मिलकर गांधी जी को लेकर आ गए बीच में। गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, वो 30 के दशक में कांग्रेस छोड़ चुके थे। तो गांधी जी को भाषण देने के लिए लेकर आए। तो गांधी जी ने जो भाषण दिया उसमें हिंदुओं को भी जिम्मेदार, सिखों को भी जिम्मेदार, और पीडी टंडन टाइप नेताओं को भी जिम्मेदार। बोला आप भी तो हिंदूवादी नेता हो, आप भी तो बंटवारा चाहते हो, हिंदू सुप्रीमेसी की बात करते हो, तो आपके हित में हो रहा है। ऐसे करके पूरा पासा गांधी ने पलट दिया और वो बहुमत के साथ वो पारित हो गया। और इसको आपको पढ़ना है डिटेल में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक है, वो राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। मौलाना आज़ाद ने उस पूरी बैठक का जिक्र किया है, उस बैठक के बारे में आचार्य कृपलानी ने लिखा है। पढ़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि उस बैठक में क्या क्या पैतरे चले गए। तो मोहर लग गई, वो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंटवारे के जो मेन पॉइंट थे, जहां पर गांधी को आवाज़ लेनी थी, स्टैंड उठाना था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहां पर गांधी ने नहीं लिया। चाहे वो 1 जून 2-3 जून का दिन हो, चाहे वो 14-15 जून हो तब, या उसके पहले जब तैयारी हो रही थी, तो गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। वो सिर्फ जुमलेबाजी जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, सिर्फ वही चलता रहा। बट सर ये गांधी ने स्टैंड लिया वो तो एक चीज़ हुई, बट अगर हम जो 45-46 के इलेक्शंस भी थे अगर उसे देखिए तो 492 रिजर्व सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए थी प्रोविंशियल इलेक्शंस में, उसमें से 425 सीट्स तो उन्हें मिल गई थी। तो उसमें भी अगर हम उत्तर प्रदेश में जाए 54 में से 66 में से 54 सीट्स वो जीत चुके थे। फिर बिहार में 40 से 34 जीत चुके थे। पंजाब में 73 में से 86 में से 73 जीत चुके थे। बंगाल में भी ऐसा ही कुछ हाल था कि 119 में से 113 जीत गए। मद्रास में 29 के 29 पूरी जीत गए थे। तो लोग तो चाहते थे शायद उस वक्त पार्टीशन, लोग नहीं, जनरलाइज मत कीजिए, मुसलमान चाहते थे, राइट। भारत के मुसलमान। और जब मैं भारत के मुसलमान बोलता हूँ तो भारत का नक्शा जो है उस समय जो भारत का वर्तमान नक्शा, उसमें रहने वाले मुसलमान। पर ये जब आप ये सवाल पूछते हो तो मुझे बहुत अंदर से मन से खुशी मिलती है, क्योंकि आज से 6-7 साल से मैं इन चुनावों का जिक्र कर रहा हूँ, और पहले तो लोगों ने नकार दिया कि ऐसा तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने ये भारत का जो सबसे टर्निंग पॉइंट वाला जो चुनाव था 45-46 का, 1945-46 में 45-46 में हुआ, उसको सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में समेट के रख दिया है। उसकी डिटेल में अगर जाएंगे ना
और उसकी डिटेल अगर दुनिया के सामने आ गई तो ये सारे जो लोग कहते फिरते हैं ना कि सभी का खून शामिल है हमारी सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो बोलते हैं सीए आंदोलन करने वाले, इन सबको मालूम पड़ जाएगा किसका कितना खून इस मिट्टी में किसका शामिल है, जो आपने आंकड़े बताए हैं। जब मुस्लिम लीग का तो एक ही मुद्दा था उन चुनावों में, पाकिस्तान चाहिए। तो भारत के मुसलमान, जब मैं भारत के मुसलमानों की बात करता हूं तो अलीगढ़ के रहने वाले मुसलमान, लखनऊ के रहने वाले मुसलमान, कानपुर के रहने वाले मुसलमान, भोपाल के रहने मुसलमान, महाराष्ट्र के रहने वाले मुसलमान, दक्षिण भारत के रहने वाले मुसलमान, इवन आपने उड़ीसा का नाम लिया, उड़ीसा में भी पूरी की पूरी सीटें मुस्लिम लीग जीती, मुस्लिम रिजर्व सीटें। बंगाल का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, ये जितने भारत का जो हिस्से में आज हैं, यहाँ के सारे 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट डाला। और यहाँ पे स्पष्ट कर दूं बहुत कि मुस्लिम रिजर्व सीटें को जो कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था, मतलब मुस्लिम रिजर्व सीट होगी, मुसलमान ही लड़ेगा, लेकिन उस पर वोट डालने का पावर भी मुसलमान के पास रहेगा, यानी मुसलमान द्वारा मुसलमान चुना जाएगा। वर्तमान में जो रिजर्व सीटें होती हैं SC ST के लिए, उसमें वोट सब डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार से SC ST होता है। लेकिन उस समय जो 1935 के भारतीय कानून के मुताबिक ये जो चुनाव हुए थे 1945-46 वाले, उसमें मुस्लिम रिजर्व सीट पर उम्मीदवार भी मुसलमान होगा, वोट डालने का पावर भी मुसलमान के पास होगा। तो इन सारे मुसलमानों ने, उस वक्त भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में जिन्ना को वोट दिया, लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बारी आई तो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए। एक बेगम एजाज रसूल थी और मुस्लिम महिला विंग की सबसे बड़ी, मतलब एक तरह से हेड थी वो, और जिन्ना की मुस्लिम फातिमा जिन्ना जो जिन्ना की बहन थी, और बेगम एजाज रसूल, ये दो सबसे बड़ी नेता होती थी मुस्लिम लीग की। बेगम साहिबा जो थी वो हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से इलाके की नवाब परिवार में उनका निकाह हुआ था। तो वो जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान नहीं गई, वो कांग्रेस में शामिल हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनको कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों का कैबिनेट मंत्री बनाया। कांग्रेस के टिकट विधायक बनी। भाई, जो पाकिस्तान बनाने के लिए जो जीवन भर संघर्ष करती रही जो औरत, वो आज़ाद भारत में उसको आपने इंडियन हॉकी फेडरेशन, मतलब इंडियन वुमेन हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया, राज्यसभा भेज दिया कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस के टिकट पे विधायक बना दिया उत्तर प्रदेश में, मंत्री बना दिया। और तो छोड़िए कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उनको पद्म भूषण दे दिया। ऐसी कौन सी सेवा करी थी? देश तोड़ने की सेवा के लिए दिया था पद्म भूषण बेगम एजाज रसूल को। और बेगम एजाज रसूल का एक दिन में इंटरव्यू मेरे को मिल गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका ऑडियो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद दिया। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा, मतलब जो भी रिसर्चर था, शायद रिपोर्टर नहीं कहूंगा, उसके रिसर्चर जो था, तो मैंने पूरा इंटरव्यू मेरे पास पड़ा हुआ, उसकी ऑडियो क्लिप मैंने उसको डाउनलोड करके रख ली अपने पास। उसमें उस रिपोर्टर ने, उस रिसर्चर ने पूछा कि जिन्ना से आपने क्या कहा था, क्योंकि यूपी तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाला था, तो आपने क्यों साथ दिया? बोले जिन्ना ने हमसे कहा कि आपको अपने नॉर्थ वेस्ट के जो मुस्लिम भाई हैं, उस मुस्लिम बिरादरान के लिए यूपी, बिहार, बाकी भारत के मुसलमानों को बलिदान देना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो हम सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो गए कि हमारे मुस्लिम ब्रदर्स को कम से कम नॉर्थ वेस्ट में तो एक स्टेट मिल जाएगा जो उनका खुद का एक देश होगा। ठीक है, हम पे जो होगा वो होगा, हम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं तो हैं, रहेंगे, बट हमारे योगदान से, हमारे सेक्रीफाइस से अगर उनको मुस्लिम ब्रदर्स को मिलता है हमारे, तो ठीक है, हमने सेक्रीफाइस दिया। ये सोच थी। और उसका पाकिस्तान नहीं गए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल हैं, चाहे वो हसरत मोहानी हो, चाहे वो मेरठ के नवाब इस्माइल खान हो, या जहाँ दक्षिण भारत की बात की मोहम्मद इस्माइल खान हो। ये जो वायनाड से राहुल प्रियंका जीतते हैं, किसके सपोर्ट से जीतते हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सपोर्ट से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास क्या है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी दो लोगों ने, मोहम्मद इस्माइल खान और बी पोकर बहादुर साहिब। ये दोनों को साउथ इंडिया में जिन्ना की दो आंखें कहा जाता था। मोहम्मद इस्माइल को दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, जिन्ना ऑफ साउथ इंडिया। उनको कभी इतनी समझ तो थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो उसका हिस्सा केरल नहीं होगा, उसका हिस्सा तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। लेकिन वो थे, यहां से वोट दिलवा रहे थे, समर्थक थे उनके। पूरी सीटें, मद्रास प्रेसिडेंसी की पूरी सीटें जिसमें पूरा दक्षिण भारत आता था, 100% सीटें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जीती। वो गया एक भी नहीं। आपने पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले मुसलमान जो यूपी से गए वो देखे होंगे, बंगाली बोलने वाले मुसलमान
गए बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में आपने देखे होंगे। पंजाबी बोलने वाले मुसलमान जो पंजाब से गए वो भी देखे होंगे आपने, ठीक है। हमारे कई बार भोपाली एक्सेंट में बोलने वाले मुसलमान भी पाकिस्तान में मिल जाते हैं। आपने पाकिस्तान में कोई साउथ इंडिया का मुसलमान देखा? एक भी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक। होगा, एक आध दो ही होंगे कोई, कहीं कोई जिक्र है? एक रह गया, एक आदमी नहीं गया दक्षिण भारत से। एक आध कोई इक्का दुक्का चला गया किसी फायदे के लिए तो अलग बात है। तो पाकिस्तान बना दिया, फिर यहीं पे मुस्लिम लीग दूसरी बना ली। अब उसमें क्या चेंज किया? मुस्लिम लीग नाम था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था ना जिन्ना की पार्टी के नाम, इन्होंने वो ऑल इंडिया हटा करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया, IUML। अब वो मुस्लिम लीग आज चुनाव लड़ती है, उसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ। राहुल और प्रियंका वायनाड में मुस्लिम वोट बैंक, इंडियन यूनियन मुस्लिम वोट का वोट बैंक है, वो राहुल प्रियंका को मिलता है। लंबी जो 4-4 लाख से जीतते हैं वो इसीलिए जीतते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं अमेरिका तो उनसे कहते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर जब सवाल पूछा जाता है तो कहते नहीं वो तो सेक्युलर पार्टी है। वो पार्टी जिसका DNA में जिन्ना की सोच शामिल है, जिसका गठन जिन्ना के 2 चेलों ने किया है, वो सेक्युलर पार्टी है। वाह भाई। और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। तो ये दुर्भाग्य है, लोगों को मालूम नहीं है। कोई इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाना नहीं चाहता, और कोई इतिहास पढ़ाए आपको फैक्ट्स के साथ तो आप बोल लोग अरे तो आपको जब जवाब देते नहीं बनता तो अरे ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है? डंके की चोट पर कहता हूँ, पेज नंबर लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आके पढ़ लो। चैलेंज कर रहा हूँ कि ये साबित कर दे कि बी पोकर बहादुर साहिब और मोहम्मद इस्माइल खान जिन्ना के चेले थे कि नहीं थे। चैलेंज है, खुला चैलेंज। बट सर ये जो 1937 के जो इलेक्शंस थे वहां से लेके जब तक कहानी 46 पहुंचती है बहुत ज़्यादा बदल जाती है। इस दौरान क्या हो रहा था? क्योंकि 37 में जहाँ पे मुस्लिम लीग हार रही थी, कांग्रेस जीत रही थी, सडनली जब हम 46 के तरफ आते हैं मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कांग्रेस पे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए 37 का जो चुनाव हुआ तो उस समय तक पाकिस्तान जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। पाकिस्तान जैसा कोई नाम नहीं था। रहमत अली ने नाम दिया था लेकिन उसकी कुछ ऐसी चर्चा नहीं होती थी। तो 37 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को हिंदू मुसलमान दोनों का सपोर्ट मिला। उसके बाद मुस्लिम लीग ने मांग रखी कुछ राज्यों में, पंजाब में भी, यूपी जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उस वक्त, उत्तर प्रदेश को, और कई जगहों पे कि हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो इसको लेकर अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि नेहरू ने कहा था कि हम 1 सीट तुमको दे देंगे मंत्रिमंडल में। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम 1 सीट का क्या करेंगे, हमारे 2 बड़े नेता हैं यूपी के अंदर। एक तो नवाब इस्माइल खान, ये मोहम्मद इस्माइल खान अलग है दक्षिण भारत के, एक मेरठ के नवाब थे नवाब इस्माइल खान, और दूसरे एक यूपी के बड़े नेता थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद मैं भी थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो हमें 2 सीटें चाहिए। तो ऐसे वो बात बनी नहीं। तो अबुल कलाम आज़ाद लिखते कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, इससे मुस्लिम लीग हमसे अलग हो गई। फिर 37 के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें बन गई तो गांधी एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया, जिसको हम वर्धा एजुकेशन स्कीम कहते हैं। उसको उसमें क्या किया गया था कि विद्यालयों के आगे मंदिर शब्द लगा दिया गया, है ना। जैसे स्कूल होते हैं शिशु मंदिर, तो ऐसे विद्यालयों को मंदिर कह दिया गया। और एक गांधी की जो शिक्षा को लेकर सोच थी वो समय की कांग्रेस की सरकारों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में डाल दी। तो अंग्रेज लोग उन चीज़ों में नहीं पढ़ते थे। गवर्नर उनका होता था, उसके पास सारे लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें हैं, कब होल्ड है, बट आप सरकार चलाओ अपनी। तो उस सरकार ने अपने एजुकेशन सिस्टम में गांधी की वर्धा स्कीम को शामिल कर लिया। तो ये मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। वंदे मातरम स्कूलों के अंदर गाया जाने लगा, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, सरकारी दफ्तरों में। तो ये मुसलमानों को बुरा लगा कि भाई वंदे मातरम हम इस्लाम के खिलाफ है। फिर कुछ जगहों पे कुछ हिंसा भी हुई। तो जैसे आज जो है ना कि योगी की सरकार में संभल में कुछ हो गया तो योगी जिम्मेदार है ना। मध्य प्रदेश में कुछ हो गया तो मोहन यादव जी जिम्मेदार हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इस तरह के आरोप लगते हैं ना, मुस्लिमों पे सो कॉल्ड मॉब लिंचिंग एंड बड़ा डरा हुआ मुसलमान वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इस तरह की बातें होती हैं। तो उस दौर में भी था डरा हुआ मुसलमान। तो एक पीरपुर कमेटी बनाई मुस्लिम लीग ने, और राजा पीरपुर थे उनकी उसमें बनी वो कमेटी। वो भी कहीं पाकिस्तान नहीं है, उनका परिवार भी यहीं रह गया। और इन लोगों ने जाँच वाँच करी और ये जाँच करके पाया कि कांग्रेस जो शासित सरकारें हैं इसमें मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार होता है और मुसलमान डरा हुआ है। तो आज भी कौन ये विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी पुरानी फितरत है। तो वो वहाँ से थोड़े संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। फिर जब 40 के अंदर पाकिस्तान की घोषणा कर दी, फिर देखिए वो टर्निंग पॉइंट जो आता है ना, आपने जो सवाल पूछा कि मुस्लिम लीग के साथ सारे मुसलमान क्यों आ गए, ये इसकी कहानी का इसका जवाब देंगे। इसका जवाब प्रखर श्रीवास्तव नहीं देगा, इसका जवाब देंगे मौलाना आज़ाद, लाते हैं उनको इधर, ठीक है। उनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो उसके अंदर वो कहते हैं मौलाना आज़ाद की 1944 में
ये सब 1942 में गिरफ्तार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो जितनी कांग्रेस की कार्य समिति थी उन सबको अहमदनगर के किले के अंदर कैद रखा गया था। मैं तो कैद नहीं बोलूँगा, नज़रबंद रखा गया था। बड़ी आलीशान जेल था वो। और इधर गांधी जी को रखा गया प्रिंस आगा खान महल के अंदर कैद, नज़रबंद, वही बड़ा आलीशान था। तो गांधी ने, कस्तूरबा की डेथ हो गई, गांधी ने अनशन किया, बीमार पड़ गए, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर भी सकते हैं, तो अंग्रेज़ों ने डर के उनको छोड़ दिया पहले, और ये लोग जेल में ही बंद रहे। तो गांधी ने इनसे बिना किसी से सलाह किए हुए अचानक जिन्ना को एक पत्र लिख दिया, जो 1944 की घटना है। और जिन्ना को पत्र लिखकर कहा, उस पत्र की पहली लाइन थी, प्रिय कायदे आजम। तो जो आपने मेरे से पूछा था राष्ट्रपिता क्यों गांधी को, तो कायदे आजम क्यों, तो कायदे आजम के शब्द का इस्तेमाल करने वाला कोई पहला व्यक्ति था जिन्ना के लिए बड़े लोगों में, तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने लिखा प्रिय कायदे आजम, और ये है हमारे बीच में मसले हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में, आओ हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। तो ऐसे पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। और जिन्ना का जो घर था मालाबार हिल्स में, आज भी वो घर मौजूद है। आप तो मुंबई से मालाबार हिल्स में जाइएगा, जिन्ना का घर आज भी मौजूद है, भूरे रंग का। तो उस घर के अंदर जिन्ना और गांधी जी की बातचीतें शुरू हो गई, जो बहुत लंबे समय तक चली। वो शायद 7 या 8 दौर, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो बातचीत का एक लंबा दौर चला। अब इसका असर क्या हुआ, ये मौलाना आज़ाद के शब्दों में जानते हैं। वो इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि गांधी ने, कोट अनकोट मौलाना आज़ाद, गांधी ने जब जिन्ना से मिलने का फैसला कर लिया तो जिन्ना का कद भारतीय राजनीति में बढ़ गया। जब भारत के मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जैसा बड़ा व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे पीछे भाग रहा है, तो भारतीय मुसलमानों ने सोचा कि ये कोई बड़ा नेता होना चाहिए। फिर गांधी ने उन्हें कायदे आजम भी कह दिया। तो और गांधी ने हमसे सलाह भी नहीं ली, और इससे भारतीय राजनीति में जिन्ना का कद बढ़ गया। तो जिन्ना को खाद पानी देने वाले भी हमारे प्रिय बापू थे, तो जिन्ना को अपने बराबरी पर लेकर आ गए। और वो जिन्ना का तरीका ऐसा बदल गया, बोलते थे कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद आपसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना डॉल है, कांग्रेस की डॉल बोलते थे, गुड़िया। वो मौलाना आजाद को जिन्ना बोलता था, अरे ये मौलाना आजाद काय का मुसलमानों का नेता, ये तो कांग्रेस की डॉल है। मुखौटा शब्द चलता है ना भारत की राजनीति में, वो मौलाना आजाद को कहता था जिन्ना। और जिन्ना का असर इतना बढ़ गया भारतीय मुसलमानों में, और मौलाना आजाद का जो असर था वो खत्म हो गया। खुद गांधी ने एक सभा के अंदर कहा, दिल्ली में आज़ादी के बाद, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, बोला कि मैं कलकत्ता में था, वहाँ मैंने दंगे ठीक कर दिए, क्योंकि वहाँ पे सूरावर्दी जो था उसकी बात वहाँ के मुसलमान सुनते थे। बोला मौलाना आज़ाद की बात तो दिल्ली का मुसलमान सुनता ही नहीं है। ये गांधी जी का भाषण है मौलाना आज़ाद के बारे में। भाई वो इसलिए नहीं सुनता कि तुमने जिन्ना को इतना बड़ा नेता बना दिया, तो मौलाना आज़ाद की हैसियत क्या बची। मौलाना आज़ाद को तो लोग काफिर कहने लग गए। कई लोग कट्टरपंथी मुस्लिम जो थे उस वक्त के मौलाना थे, उलेमा थे, धार्मिक नेता थे, वो बोलते काफिरों के साथ ये मिला हुआ ये आदमी। तो मौलाना आज़ाद तो ये स्थिति थी। जिन्ना जब गांधी पीछे पीछे भागे जिन्ना के, जिन्ना बड़ा बन गया, और जिन्ना ने अपनी ताकत दिखाई। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे में ताकत दिखाई, नोआखली में ताकत दिखाई, और दिखाने में कामयाब रहा, और उसने भारतीय मुसलमानों को दिल जीत लिया। भारतीय मुसलमानों ने तगड़े वोट दिए उसको। क्या उसको बनाने वाले कौन थे, ये देखना चाहिए। ओके, तो बेसिकली 37 से लेके 46 तक ये बातें हो रही थी सब, एंड फिर उसके बाद में पासा पूरा बदल जाता है, कांग्रेस के हाथ से सब बातें निकल गई है अब। बट देन कमिंग बैक टू जो हम गांधी जी की बात कर रहे थे और उनके हत्याकांड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अगर हम वो आज़ादी के वक्त क्या हुआ उसमें जाएंगे तो इट्स अ सेपरेट पॉडकास्ट इन इटसेल्फ, क्योंकि मौलाना आज़ाद की भी जो किताब है उसके भी 2 वर्जन से, एक उन्होंने पहले निकाले था और फिर एक बाद में निकाली, उसके भी बहुत अपने रहस्य है, बहुत चालाक थे मौलाना। बट देन और उनका जो सेकंड वर्जन है वही लोगों को पढ़ना चाहिए, जो सेकंड ही अब तो। हाँ, अब अच्छा फर्स्ट वाला बंद ही हो गया। ओके, तो लोगों को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी शायद लोगों को जो कभी नहीं पता थी। बट देन आपने आपकी पुस्तक में एक और चीज़ सामने रखी है, जो कि थी कि पुलिस के पास में ऑलरेडी इंटेल था कि गांधी जी की हत्या की प्लानिंग की जा रही है, और उसमें आप एक महिला का भी जिक्र करते हैं, जो कि कहा जाता है कि गोडसे के साथ में मिली हुई थी, गांधी जी के पास गई थी। फिर क्या था ये पूरा? देखिए, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। पहले का जवाब दे देता हूँ कि इंटेल कितना था। देखिए, एक बात कहता हूँ पहले कि गांधी पर, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी पर जो पहला हमला था, गोडसे एंड कंपनी ने जो पहला हमला किया था 20 जनवरी को किया था, गांधी की हत्या के 10 दिन पहले। अच्छा, हाँ, 20 जनवरी को नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई बाद में। इसके अलावा विष्णु करकरे, शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे का छोटा भाई था,
और मदन लाल पाहवा, ये 7 लोग 20 जनवरी को बिरला भवन गए और इनका प्लान था गांधी को गोलियों से और बम से मार के मार डालना। इनका प्लान ये था कि हम प्रार्थना सभा में जाएंगे, मदन लाल पाहवा एक बम फोड़ेगा पहले दूर, जिससे भगदड़ मचेगी तो लोग भागेंगे, इसी भगदड़ का फ़ायदा उठा के हम गांधी को गोलियां मार देंगे और हम बम फेंक के उसको गांधी को ख़त्म कर देंगे। तो मदन लाल पाहवा ने बम भी फोड़ दिया, लेकिन वो किस्मत की बात थी कि बम का उतना बड़ा धमाका नहीं हुआ। तो मदन लाल पाहवा जो था वो स्पॉट पे पकड़ा गया और ये लोग गांधी को घबरा गए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं थे इनमें से, दिगंबर बड़गे को छोड़ के ये सब क्रिमिनल नहीं थे, बस इनने प्लान बनाया था, बच्चों जैसा प्लान बनाया था और ये इनका प्लान फेल हो गया 20 जनवरी वाला। तो ये सब भग गए। मदन लाल पाहवा बम फोड़ने के तत्काल बाद वहाँ पे पकड़ा गया स्पॉट पे 20 जनवरी को। और अगर आपको मेरी बात को समझना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, उस दिन का ऑडियो मौजूद है कि गांधी भाषण देते हैं, एक धमाके की आवाज़ आती है, लोगों का शोर सुनाई देता है, गांधी बोलते हैं कि अरे डरो मत, बैठ जाओ, कोई पुलिस अपना कुछ काम कर रही होगी। तो ये मौजूद है। तो वो स्पॉट पे पकड़ा गया मदन लाल पाहवा। जब मदन लाल पाहवा स्पॉट पे पकड़ा गया तो गांधी ने कहा कि इस युवा गुस्से में है, ये कोई रिफ्यूजी दिखता है मुझे गुस्से में, इसके साथ मारपीट ना की जाए, हिंसा ना की जाए। लेकिन भारत की पुलिस का ना अब न तब, अहिंसा में कभी विश्वास नहीं रहा, वो हिंसा की रही भारत की पुलिस, मारती तो है ही वो। उसी शाम मदन लाल पाहवा को तुगलक रोड का जो थाना था उसमें लट्ठ मारे गए। और ये खुद मदन लाल पाहवा जब जेल से छूटा तो उसने 50 साल बाद ये बताया कि उसको पुलिस ने कितना मारा था। तो उसको जब पुलिस ने मारा तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। उसने नाथूराम गोडसे के बारे में बता दिया कि जो मास्टरमाइंड है वो अग्रणी नाम के एक अखबार का संपादक है। नाथूराम गोडसे अग्रणी अखबार का संपादक था। मदन लाल नारायण आप्टे के लिए बता दिया कि अग्रणी अखबार का मैनेजर है। विष्णु करकरे, जिसके साथ एसोसिएट बहुत पुराने समय से था मदन लाल पाहवा, उसके बारे में बता दिया कि तीसरे आदमी का नाम है करकरे सेठ। नाम बता दिया प्रॉपर। और करकरे सेठ जो है वो अहमदनगर में वार्ड काउंसलर है, यानी पार्षद, और उसके होटल हैं। ये करकरे के बारे में जानकारी दे दी। एक और है जो अग्रणी अखबार के संपादक का छोटा भाई यानी गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे, उसका ही पूरा हुलिया बता दिया, हाइट, कलर, सब कुछ, कहाँ रुके हुए। ये लोग रुके हुए थे मरीना होटल में, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। तो पुलिस को जब सारी जानकारी मिल गई, पुलिस ने उसका बयान लिख लिया। पुलिस लेकर पहुंची मरीना होटल आज भी कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद है। कमरा नंबर था 20 इनका। पहुंचे, मदन लाल पाहवा को लेकर पुलिस पहुंची, तब तक गोडसे और आप्टे भाग चुके थे। तो एक काली राम नाम का वेटर था, वो वेटर कपड़े लेकर आया। बोले ये कपड़े ये लोग छोड़ गए, ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, लॉन्ड्री के लिए, ये ले नहीं गए, तो ये कपड़े। उस कपड़े में लिखा हुआ था, क्योंकि पहले लोग सब लोग सफ़ेद कपड़े खादी के पहनते थे ज़्यादातर लोग, तो कपड़े आपस में मिक्स ना हो जाए तो लोग अपनी इनिशियल्स लिख लेते थे यहाँ पे कॉलर की इस जगह पे पीछे। तो उसमें लिखा था N.V.G. यानी नाथूराम विनायक गोडसे। तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? मैं तो एक बता रहा हूँ, ऐसे 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पुलिस को क्या करना चाहिए था? उसने क्या बोला मदन लाल पाहवा ने कि जो मास्टरमाइंड है वो अग्रणी अखबार का संपादक है। तो अग्रणी अखबार का संपादक का नाम पता करना कितना मुश्किल है। कल को मैं बोलूं कि यार पुणे से ये अखबार निकलता है लोकमत, इसका वहां का स्थानीय संपादक कौन है, कितनी देर का काम होता? बहुत ईजी है। उस समय भी जब ये दौर नहीं था सूचना क्रांति का, तब भी बहुत आसान था, क्योंकि भारत में जितने अखबार छपते हैं, अंग्रेज लोग बहुत नजर रखते थे अखबारों पे, मीडिया पे बहुत नजर रहती थी उनकी। तो भारत में जितने अखबार निकलते हैं रजिस्टर्ड, उन सबके मालिक, उनके संपादक, उनकी प्रिंटिंग प्रेस का पता राज्य सरकारों के पास होता था, आईबी के पास होता था, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास होता था। और आईबी किसके अंडर में आती थी? सरदार पटेल के अंडर में। सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अंडर में आता था? सरदार पटेल के मंत्रालय में। तो ये आराम से पता कर सकते थे। दिल्ली में भी उसका नाम लिखा हुआ था वहाँ पे आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर। इन्होंने नाम पता करते हैं और जो कपड़े मिले उससे उसका इनिशियल जोड़ के ओपन एंड शट केस। बिल्कुल, ये तो कांस्टेबल भी कर लेता, नहीं किया। ऐसे जाने कितनी मतलब मैं आपको ही बताना शुरू करूंगा ना कि कहाँ चूके इन लोगों ने की हैं। मतलब आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते ही रहोगे, ये कहानी खत्म नहीं होगी। पर इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन तो अब क्या ही बताऊं। रीजन अब ये है कि देखिए, मैं एनडीटीवी में था और ये बात होगी
2008 के आसपास, तब मैंने गांधी हत्याकांड पर एक शो बनाया था, तो उसमें हमने तुषार गांधी का इंटरव्यू लिया था। तुषार गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा था कि नेहरू और पटेल के लिए बहुत अच्छा था कि वो साल में 2 दिन, यानी 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट जाएं, गांधी जी को फूल चढ़ा दे, बजाय इसके कि रोज बिरला भवन जाकर वो गांधी जी की झड़कियाँ सुने। क्योंकि गांधी जी से बहुत परेशान हो गए थे दोनों। तो गलतियाँ तो बहुत सारी हुई, मतलब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो पुणे की पुलिस हो, चाहे वो अहमदनगर की पुलिस हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इनका आपस में एक दूसरे से खींचतान कर रहे थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। अब इन सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि गांधी को बचाने में सबसे बड़ा जो व्यक्ति नाकाम रहा, जिस पे पूरा ठीकरा फूटना चाहिए, वैसे तो ऊपर से बड़े लोगों पे फूटना चाहिए, बट अगर मैं जो आदमी हैंडल कर रहा था जिनको, वो था जिम्मी नागरवाला। जेडी नागरवाला जो थे वो इंडियन पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे। बाद में वो पहले आईजी बने गुजरात पुलिस के, और गुजरात पुलिस का मुख्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर है, पीएचक्यू जो है गुजरात का, वो जेडी नागरवाला पे। तो जेडी नागरवाला उस समय मुंबई सीआईडी में हुआ करते थे, डीसीपी थे वो। तो उन्होंने जिस तरह की लापरवाही, जब उनके पास दिल्ली पुलिस मदन लाल पहावा का बयान लेकर पहुंची, तो उन्होंने कहा ये बयान तो उर्दू में। अरे भाई, पूरे मुंबई में क्या उर्दू जानने वाला नहीं था 1948 में? बॉलीवुड की स्क्रिप्टें उस समय उर्दू में लिखी जाती थी, राइट। बोले तो उर्दू में उसको अंग्रेजी में करवा के लाओ, और दिल्ली पुलिस को भगा दिया। अच्छा। बोला ये गांधी जी की हत्या में ये नाम बताएं, और ये यहाँ से डीएसपी जसवंत सिंह गए थे दिल्ली पुलिस से, तो नागरवाला को ने बोला कि ये नाम है, ये है, इनको कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, आइए चलिए पकड़ते हैं इनको, मेरे साथ टीम भेजिए। बोला तुम जाओ यहाँ से, और वर्दी मत घुमा करो मुंबई पुलिस के ऑफिस में, पुलिस से गलत मैसेज जाता है, और जाओ आप। बोला मुझे सब मालूम है, मुझे क्या करना है, और मुझे मालूम है, पूरा प्लान मेरे पास है। तो अब प्लान क्या था, जो नागरवाला को मालूम था, उसने बताया। जब बहुत ही अति हो गई, वो सुन ही नहीं रहा था दिल्ली पुलिस वालों को, तो संजीवी करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते थे, वो आईवी के भी चीफ थे। तो उन्होंने एक यूजी राणा करके पुणे पुलिस का एक अधिकारी आया हुआ था, तो उसको बोला कि यार ये सुन नहीं रहा जिम्मी नागरवाला, तुम्हारा दोस्त है, तुम ये बयान भी हमने उसका इंग्लिश में करवा दिया, लेकर जाओ तू, और जाके उसको दो, और बोला एक्शन ले इस बयान पर, मदन लाल पावा के बयान पर। तो जो राणा साहब जो थे, जो नागरवाला के दोस्त थे, वो उनसे ही पहुंची हुई चीज़ थे। उन्होंने बोला यार दिल्ली आया हूँ, वापस जाने का ही मौका मिल रहा है, और ये मुझे फ्लाइट में भेज रहे हैं। उनका जाने का प्लान था बीच में इलाहाबाद जाने का, ओके। क्योंकि कोई एक अमावस्या पड़ती थी बीच में, उस दिन गंगा में स्नान करने का अपना बड़ा महत्व था। तो उनसे बोला फ्लाइट से जाओ, तो बोला फ्लाइट में मुझे डर लगता है। तो बोला कैसे जाओगे? बोले ट्रेन से जाओ। बोला ठीक है ट्रेन से जाओ। तो उन्होंने दिल्ली से मुंबई की ट्रेन नहीं पकड़ी, जो उस वक्त चलती थी पंजाब मेल, उन्होंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से इलाहाबाद वाया मुंबई की, और इलाहाबाद में पहले उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। अच्छा। यूजी राणा साहब ने, मतलब वो फाइल गंगा किनारे पड़ी हुई है, मदन लाल पावा का बयान पड़ा हुआ है जिसमें गांधी के हत्यारों के नाम लिखे हुए हैं, और हमारी भारतीय पुलिस के अधिकारी पहले गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कोई अमावस्या पुण्य, कोई उस दिन स्नान का बड़ा पुण्य माना जाता है। फिर वो 2 दिन में बाद जो है वो घूमते फिरते जो है वो मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंच के उन्होंने उससे पूछा, नागरवाला को बोला यार ये बयान में बोल रहा है, ये नाम है, पकड़ो इनको। बोला कुछ नहीं है। बोला फ़ोन लगाओ। तब तक 2-2 पैक डाउन हो चुके थे वो, ये सब जांच रिपोर्ट में आया, बाद में कपूर आयोग की रिपोर्ट में 2-2, 3-3 पैक डाउन हो चुके थे स्कॉच पीने के बाद, दोनों आईपीएस अधिकारी। बोला संजीवी साहब को फ़ोन लगाते हैं। ट्रंक कॉल किया, उस समय ट्रंक कॉल चलते थे। तो ये बात सोचिए, अब 28-29 जनवरी आ चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सब खुले घूम रहे हैं। तो संजीवी जी को फ़ोन लगाया गया, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। तो राणा बात ही कर रहे थे कि उन्होंने नागरवाला ने फ़ोन छीन लिया। बोला नहीं मेरी बात करवाओ। ये सब कपूर कमीशन की रिपोर्ट में राणा ने बताया, जब जस्टिस कपूर ने पूछा 20 साल बाद कि उस दिन क्या हुआ था, तो ये राणा साहब बताते हैं। बोला जिम्मी नागरवाला ने फ़ोन ले लिया। जिम्मी नागरवाला ने फ़ोन कहा कि सर ये गांधी की हत्या का प्लान नहीं है इन लोगों का। बोला ये प्लान अलग लेवल का है। बोला क्या प्लान है? बोला ये गांधी का किडनैप करना चाहते हैं। अच्छा, भारत सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। बोला किडनैप कैसे करेंगे? बोला सर ये कोई 5 लोग नहीं है, ये लोग, ये 7 लोग नहीं है। बोला ये इसके पीछे मास्टरमाइंड जो लोग हैं वो 3 नाम देते हैं। एक मास्टर तारा सिंह का, मास्टर तारा सिंह सिखों के एक बहुत बड़े नेता थे। दूसरा नाम देते हैं वो कर्नल मोहन सिंह का। अच्छा, नागरवाला बोलता है मास्टर तारा सिंह, कर्नल मोहन सिंह। कर्नल मोहन सिंह मान कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के पहले नायक, राइट, जिनने आज़ाद हिंद फौज एक्चुअल स्टार्ट की। सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर किया ना उसको। तो कर्नल मोहन सिंह जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी रास बिहारी बोस के साथ मिलकर, वो दूसरा मास्टरमाइंड। और तीसरा मास्टरमाइंड मान कौन था? भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन। बोलो तीसरा आदमी पुरुषोत्तम दास टंडन है, पीडी टंडन, जो उस समय यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे। बोले तीनों हैं, और इनके साथ 10-10 लोग मिले हुए हैं, फिर उन 10-10 के साथ 10-10 लोग मिले होते हैं, फिर उन 10-10 के साथ 10-10 लोग मिले हुए होते हैं। तो ऐसे ये करके 15,000 लोगों का ग्रुप है।
जिसका प्लान है गांधी जी का किडनैप करना। तो संजीवी ने बोला यार बड़ा ऑथेंटिक तरीके से आदमी बोल रहा है। बोले यार अपनी रिपोर्ट मुझे रिटर्न में भेजो, जो तुम्हारी थ्योरी है तो हम सुरक्षा दें गांधी जी को अगर किडनैप करने वाले हैं उनका। तो बोले रिपोर्ट भेजो। ये सब कपूर कमीशन ने सबको बुला बुला के पूछा 20 साल बाद कि भैया हुआ क्या था, ये 20 जनवरी को जब हमला हो गया था सब मालूम पड़ गया था, तो 10 दिन तक तुम क्या कर रहे थे, भजिए तल रहे थे। तो बोला तुम रिटर्न में भेजो अपनी रिपोर्ट। नागरवाला को बोला हाँ सर भेजता हूँ मैं आपको। वो रिपोर्ट भेजी नागरवाला ने। कब पहुंची वो दिल्ली? 31 जनवरी 1948 को वो संजीवी की टेबल पे पहुंची, और जहां वो रिपोर्ट रखी हुई थी उससे 3 किलोमीटर दूर राजघाट पे गांधी जी की चिता पे आग लगाई जा रही थी। गांधी जी के मरने के बाद वो रिपोर्ट पहुंची, वो भी रिपोर्ट फर्जी, किडनैप की। तो ऐसे जाने कितने किस्से हैं कि मतलब क्या पुलिस कर रही थी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब बच्चों ने मतलब हम जब बचपन में चोर सिपाही खेलते थे ना, तो हम जो गलतियां नहीं करते थे ना वो इन अधिकारियों ने करी। और सोचो कोई एक्शन नहीं। गांधी की हत्या के बाद जिम्मी नागरवाला को ही इंचार्ज बना दिया गया उस हत्याकांड की जांच का। वाह। और उसने अगले 10 दिन में गांधी की मृत्यु के बाद, गोडसे ने तो सरेंडर वहीं पे कर दिया था, मतलब 30 से अगले 15 दिन में, 14 फरवरी को लास्ट गिरफ्तारी नारायण आप्टे की होती है, उसने अगले 15 दिन में जितने थे सबको गिरफ्तार कर लिया। भाई तो 10 ही दिन में काम कर लेता। इतने पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली हुई थी। गोडसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था भाई साहब, अग्रणी अखबार का संपादक था। छोटा मोटा अखबार नहीं था, गांधी विरोधियों की पहली पसंद था पुणे इलाके के अंदर वो अखबार। हजारों प्रतियां बिकती थी उसकी। उसको सिनेमा हॉल के उद्घाटन समारोह में रिबन काटने के लिए बुलाया जाता था गोडसे को, मुख्य अतिथि बना के। केंद्रीय मंत्री के साथ, बीएन गाडगिल के साथ मंच शेयर करता था। हिंदू महासभा जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी उस दौर में होता था, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था वो। महाराष्ट्र हिंदू महासभा इकाई का जनरल सेक्रेटरी था वो। कोई ऐसा तो ना था कि गुप्त आदमी था वो। उसने बता दिया अग्रणी का संपादक। कितनी देर का काम था भाई। कोई मुझसे पूछे आवारा मुसाफिर कौन चलाता है आपका पॉडकास्ट, मैं नहीं बता दूंगा कौन चलाता, 2 मिनट में सर्च करके सब इन्फॉर्मेशन। तो उस समय भी थी, ऐसा तो ना था कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। मीडिया के बारे में तो हमेशा बहुत ही सी होती गलतियां है। करी। अब देखिए क्या क्या कहानियां हैं। मैं आपको अब बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ जो आपने पूछा भी। बहुत कम लोग जानते हो। मैं बोलता हूँ शायद गिने चुने उंगलियों पर लोग होंगे जिनको पता होगा, जिस पे इन्होंने चर्चा की होगी, कि गांधी हत्याकांड में एक गांधी की विश्वसनीय सहयोगी महिला का भी नाम आता है। ये कौन थी ये राज कभी नहीं खुल पाया। ओके। मदनलाल पाहवा, जब गांधी की हत्या हो जाती है तो फिर से उसका बयान लिया जाता है। बोला क्या आप अब और डिटेल बताओ। तो उसमें अपने बयान के अंदर मदनलाल पाहवा कहता है कि जब मुझे पहली बार बताया गया कि हमें गांधी की हत्या करना है, और ये बात थी 15-16 जनवरी की, कि 15-16-17 जनवरी के आसपास जो उसका हैंडलर होता है विष्णु करकरे, वो मदनलाल पाहवा को बोलता है कि हमें दिल्ली जाना है और वहाँ पे हमें एक बड़ा काम करना है। तो मदनलाल पाहवा पूछता है कि क्या बड़ा काम करना है। तो बोला कि हमें एक नेता की हत्या करनी है। बोला किस नेता की हत्या करनी है। बोला हम गांधी जी को मारेंगे। तो मदनलाल पाहवा बोलता है कि गांधी जी को कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे। बोले चिंता मत करो, हमारा सारा प्लान बन चुका है। ये विष्णु करकरे उसको कहता है। बोला क्या है प्लान, कैसे करेंगे। बोला गांधी जी के कैंप के अंदर भी हम घुस चुके हैं। मतलब गांधी जी का जो होता है उसको कैंप कहते थे, और वहां पर हमारी एक महिला गांधी जी के साथ काम करती है। ओके। और वो हमें गांधी जी की सारी सूचनाएं दे रही हैं। ये बात विष्णु करकरे ने मदनलाल पाहवा से कही, और मदनलाल पाहवा ने बात पूछताछ में अपने आधिकारिक जो बयान है उसका, पुलिस ने जो लिया, मुंबई पुलिस ने, उसके अंदर ये बातें उसने बताई। पहली बात। फिर उस बयान में आगे मदनलाल पाहवा कहता है कि जब मैं 20 जनवरी को हम लोग गांधी को मारने के लिए पहली बार गए, तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मतलब सब लोग अपना काम कर रहे हैं कि मैं ही अकेला काम करूं, मुझे क्या करना है। तो गोडसे ने बोला कि तुमको बम लगाना है, चलो मेरे साथ। तो वो गोडसे मुझे, नाथूराम गोडसे मुझे साथ ले गया कि जहाँ पे उसको बम लगाना था मदनलाल पाहवा को। बोला जब हम रास्ते में जा रहे थे तो गांधी के पास से उठकर एक महिला जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके चेहरे पे वाइट स्पॉट थे, वो चलकर नाथूराम गोडसे के पास आई और दोनों ने मराठी में बातचीत शुरू कर दी। वो बातचीत क्या थी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं पंजाबी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी नहीं जानता। तो मैं भी वहीं रुक गया। तो गोडसे ने मुझे इशारा किया कि तुम जाओ यहाँ से, और उसके बाद वो महिला वापस जाके गांधी के पास बैठ गई और मैं अपना बम लगाने के लिए चला गया, और उसके बाद बम लगा और मैं गिरफ्तार हो गया। ये इन्फॉर्मेशन उसने दी। तीसरी बात, ये तो हो सकता है मदनलाल पाहवा झूठ बोल रहा हूँ, संभव है। तो अब हम एक व्यक्ति का और सहारा लेते हैं।
मदनलाल पाहवा का एक उस्ताद कह लो या उसको अपने पिता समान मानता था, वो थे प्रोफेसर जेसी जैन। मदनलाल पाहवा उनकी किताबें बेचता था, शिवाजी पार्क मुंबई के अंदर वो रहते थे। बाद में बहुत बड़े हिंदी और संस्कृत के जानकार थे, भारत ने पद्मश्री भी दिया भारत सरकार ने उनको। तो प्रोफेसर जेसी जैन की किताबें मुंबई के अंदर बेचा करता था मदनलाल पाहवा, और चूंकि रिफ्यूजी था, सब घर में सब कुछ लुटा लुट के आया था, तो उसको बड़ा सम्मान करने लगा था प्रोफेसर जैन का। तो प्रोफेसर जैन ने से रेगुलर मिलने आता था। फिर प्रोफेसर जैन से जब 18 और 19 जनवरी को मिलने के लिए गया, तो इसने बोला कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोला दिल्ली क्या करने जा रहे हो? बोला हम एक बड़े नेता को मारने वाले हैं। बोला कौन मारने वाला? बोले जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, करकरे सेठ के साथ, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वो बहुत देशभक्तों का ग्रुप है, और मैं अब बड़े नेता को मारूंगा। जेसी जैन घबरा गए। जेसी जैन ने बोला कि किसको मारोगे? तो उसने नहीं बताया। तो चौपाटी पास में शायद वहाँ से पड़ता है शिवाजी पार्क, कोई बीच पड़ता है वहाँ पर शिवाजी पार्क के पास, तो वहाँ पर वो लेकर गया, प्रोफेसर जैन लेकर गए मदनलाल पापा। बोला क्या है तुम्हारे मन में, किसको मारने वाले हो? तो ये जेसी जैन ने अपनी गवाही में बताया, और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, मैं बापू को बचा ना सका। उस किताब के अंदर आता है। प्रोफेसर जैन ने उसी समय किताब लिखी थी 49-48 में, और ये गवाही के अंदर ही बताया उन्होंने अपने बयान में। तो जेसी जैन से, प्रोफेसर जैन से उसने बोला कि हम गांधी को मारना चाहते हैं। तो प्रोफेसर जैन ने उसको समझाया। प्रोफेसर जैन को लगा कि यार ये रिफ्यूजी है, तो हर रिफ्यूजी तो इस तरह की बात करता है गांधी को मारने की, ये भी इसीलिए कर रहा होगा। सो उन्होंने कुछ उस तरह से ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन फिर जेसी जैन ने इससे पूछा बातचीत, तुम गांधी को मारोगे कैसे? तो इसने उनको यही बताया कि वहाँ पे हमारी एक महिला है जो गांधी के साथ जुड़ी हुई है, और वो हमें सारी जानकारी गांधी की देती है, तो हम गांधी को मार लेंगे। तो ये गवाह उससे जेसी जैन को बताया। जेसी जैन ने बात पुलिस को ही बताई, अपनी पुस्तक में भी लिखी। तो जेसी जैन ने सोचा कि चलो ठीक है, होगा यार, पागल है, गुस्से में बोल दिया होगा, गुस्से में रहते हैं रिफ्यूजी, इसको भी। जब 21 जनवरी को जेसी जैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया खोला, और फ्रंट पेज पे जब पढ़ा उन्होंने कि कल शाम बिरला भवन में गांधी की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट करने वाले का नाम मदनलाल पाहवा है, तो जेसी जैन के तोते उड़ गए। वो भाग के गए मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई कौन? जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त वो मुंबई प्रांत के, मतलब महाराष्ट्र गुजरात उस समय जो मुंबई प्रेसिडेंसी में आता था, उसके गृह मंत्री होते थे। वो दौड़कर पहले गए मुख्यमंत्री पास, खेर साहब के पास। खेर साहब ने बोला कि यार ये बड़ा अहम मामला है, तुम मोरारजी के पास जाओ। तो मोरारजी देसाई के पास गए, और मोरारजी देसाई को उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि मैं मदनलाल पाहवा को जानता हूँ, जो उसको पकड़ा है, इसने कहानी बताई है, और इसने विष्णु करकरे का नाम लिया है। देखो, आप विष्णु करकरे का नाम मालूम पड़ गया था, उसी जिस प्रांत का वो रहने वाला था, अहमदनगर का, महाराष्ट्र प्रांत का, जो वो समय गृह मंत्री था मोरारजी देसाई, उसको मालूम पड़ गया कि विष्णु करकरे गांधी को मारने के पीछे पड़ा। विष्णु करकरे कौन था? वो भी छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई साहब, नगर सेठ की तरह था वो। नगर सेठ मतलब? नगर सेठ सबसे रईस आदमी जो होते हैं शहर के। 2-2 3-3 होटल चलते थे उसके, उसको लोग करकरे सेठ के नाम से पुकारते थे, और काउंसलर था, पार्षद हिंदू महासभा का। उसका नाम बता दिया जेसी जैन ने। मतलब सबको सब मालूम था, सबको सब मालूम था। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँ, इन्होंने गांधी को ऐसे तस्तरी में रखा और गोडसे के सामने परोस दिया, बोला भाई मार लो इसको। गांधी कहते थे कि नेहरू और पटेल ने बाद में कहा कि गांधी, सब लोगों ने पूछा, जयप्रकाश नारायण जो थे, राम मनोहर लोहिया थे, इन्होंने तो आंदोलन किया गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल के खिलाफ की आप गांधी की जान बचाने में नाकाम रहे, सरदार पटेल को बोला, आरोप लगाए। तो सब पूछा गया सरदार पटेल और नेहरू से कि भाई आपको जब मालूम था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी गांधी को? तो इनकी बड़े मासूमियत से इन लोगों ने जवाब दिए, नेहरू और पटेल ने। बोला बापू सुरक्षा लेने से मना करते थे। अरे भाई, बापू तो ये भी कहते थे कि देश में आर्मी नहीं होना चाहिए, बापू तो ये भी कहते थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होना चाहिए, बापू तो ये भी कहते थे कि तुम लोग कारों में मत घूमो, बापू तो ये भी कहते थे तुम बड़े बड़े बंगलों में मत रहो, बापू तो ये भी कहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो बापू की कोई बात नहीं मानी तुम चेलों ने, तुम दोनों चेलों ने बापू की कोई बात नहीं मानी। बापू की एक ही बात मानी कि मुझे सुरक्षा मत दो। बोला हाँ बापू, हम तुमको सुरक्षा नहीं देंगे। भाई साहब, तुमसे बेहतर तो वो बूचर ऑफ बंगाल सूरावर्दी था। गांधी जब नोआखली गए तो नोआखली की पॉपुलेशन में 80% मुसलमान थे और हिंदू विरोधी दंगा हुआ था। तो गांधी जब वो दंगा रोकने के लिए गए तो बहुत हॉस्टाइल कंडीशन थी वहाँ पर, मुसलमान बहुत आक्रोश में थे वहाँ के, गांधी पर कुछ भी हो सकता था गांधी के साथ। तो सूरावर्दी ने उनके साथ, गांधी के साथ, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ जो होती हैं आर्म्ड व्हीकल आर्मी के, वो रखता था। पूरी आर्मी तैनात होती थी, पुलिस, लोकल पुलिस तैनात रहती थी, और संगीनों के साए में गांधी जी नोआखली का दौरा करते थे। तो कई लोगों ने बोला गांधी जी को
कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और आप कैसे बंदूकों के साए में रहते हैं। तो गांधी ने एक प्रार्थना सभा में कहा, संपूर्ण वांग्मय में है वो प्रार्थना सभा का जिक्र गांधी के वक्तव्य का, उन्होंने कहा कि मैं सोहरावर्दी को पत्र भी लिख चुका हूं कि मुझे सुरक्षा मत दो, लेकिन ये उनकी सरकार का फैसला है तो मैं क्या कर सकता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गांधी हमेशा सुरक्षा का विरोध करते थे। जाहिर तौर पर सरदार पटेल ने उनको जब सुरक्षा का ऑफर किया होगा तो मना किया होगा, लेकिन अगर कोई उनको जबरदस्ती सुरक्षा देता था तो वो उससे इनकार भी नहीं करते थे। गांधी जी कई मामलों में कानून का पालन करने वाले व्यक्ति रहे। तो भाई चलो उन्होंने सुरक्षा के लिए मना किया, मान लो, तो तुम बहुत शिष्य थे, गांधी की बात तुम टाल नहीं सकते थे, मत टालो, मत दो सुरक्षा। भाई सादी वर्दी में तो तैनात रख सकते थे, गांधी जी को आसपास ऐसे घेरे में तो रख सकते थे सादी वर्दी में, जो भनक ना लगे कि पुलिस वाले हैं। आज भी कई पुलिस वाले सादी वर्दी में घूमते हैं सेंसिटिव जगहों पर, हमको और आपको नहीं मालूम रहता, लेकिन वो मौजूद रहते हैं। लोकल यूनिट्स की जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसका काम होता है। तुम तैनात करते थे सादी वर्दी में, अरे छोड़ो, पुलिस भी छोड़ो। कांग्रेस सेवा दल तो बन चुका था तब तक, उसके कोई 4 5 6 हट्टे कट्टे कार्यकर्ता तुम आसपास छोड़ देते। वो 2 लड़कियां, आभा और मनु, 5 फुट 2 इंच की बेचारी बच्चियां हो, पतली दुबली सी, उनको उसने से धक्का दे दिया 1 मिनट गोडसे ने। तो आपने बहुत लापरवाही लेकिन देखिए तुर्रा क्या है, कोई भी आदमी या किसी ने, इतने लोगों ने पुस्तक लिखी, क्यों पुलिस की चूक की बात नहीं करता? क्यों कोई नेता ये क्यों नहीं बोलता कि यार ये गलती हुई थी? सब किसकी बात करेंगे? हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी को मारा, गोडसे का आरएसएस से संबंध था, वीर सावरकर का हाथ था। अरे भाई बंद करो यार ये झूठ, सुरक्षा क्यों नहीं दी, इस पे क्यों नहीं बात करते? तो अब ये सवाल अगर कोई उठा देगा, जो मैंने अपनी पुस्तक में उठाया कि गांधी को सुरक्षा नहीं दी, ये गलती है करी, 75 चूक लिखी है, लिखने को तो 1000 लिख सकता था। तो आदमी सवाल पूछेगा कि चूक हुई, सुरक्षा नहीं दी, तो किसने नहीं दी? तो नाम किसका आएगा? सरदार पटेल और नेहरू का। गृह मंत्री सरदार पटेल थे, प्रधानमंत्री नेहरू थे। नेहरू पे इसलिए जिम्मेदारी क्योंकि वो सरदार पटेल के काम में दखल देते थे, और इसी बात पे दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि सरदार पटेल अगर सुरक्षा नहीं दे रहे थे तो नेहरू नहीं दिलवा सकते थे, तो ये दोनों आएंगे। अब क्या है समस्या है इस देश में कि देश में IIT बनाने का श्रेय नेहरू को है, इसरो भी नेहरू के नाम पे कर दिया, भाखड़ा नंगल भी नेहरू ने बनाया, दुनिया में भारत के जितने भिलाई से लेकर जितने इस्पात कारखाने वो भी नेहरू ने बनाए हैं, एम्स भी नेहरू ने बनाया, सब नेहरू ने बनाया। तो सारा श्रेय आपने नेहरू को दे दिया। तो गांधी हत्याकांड का ठीकरा भी तो नेहरू के सर पे फोड़ो ना। अब आते हैं सरदार पटेल पे। भारत को एकीकृत करने का श्रेय किसको? सरदार पटेल को। 540 से ज्यादा रियासतें सरदार पटेल ने कर दी, लोह पुरुष सरदार पटेल। भाई ठीक है, दे दिया ना श्रेय, तो गांधी को ना बचाने का ठीकरा भी तो सरदार पटेल पे फूटना चाहिए। कोई नेहरू पटेल की बात नहीं करेगा, सब हिंदुत्व की विचारधारा, सावरकर, आरएसएस। अरे भाई बंद कर दो यार, ये हिपोक्रेसी बंद कर दो गांधी के नाम पे। सच सामने आने दो दुनिया के सामने, गांधी किन स्थितियों में मरे, क्यों मरे, आने दो सच। बट ये जो आपने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये तो चल ही जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ जेनोसाइड एक तरह से कहा जा सकता है उसे, हाँ, उसके बारे में भी कोई कहा बात जा नहीं सकता करता। कहना चाहिए नरसंहार था ब्राह्मणों का वो, पर उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे बहुत लेट पता चला। क्या है इसकी दिक्कत? क्या है ना, गांधी जी की हत्या हुई, वो पुलिस जो मैंने अभी कहा कि 20 जनवरी को गांधी पे पहला हमला होता है। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक सारे क्लू होने के बाद, सारे पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होने के बाद, महाराष्ट्र की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, हमारी सरकारें, हमारी एजेंसीज नाथूराम गोडसे को नहीं पकड़ पाई, उसका अता पता नहीं ढूंढ पाई 10 दिन तक। और गांधी के मरने के महज 3 घंटे के अंदर नाथूराम गोडसे का पूरा नाम क्या है, उसकी जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी उसकी उपजाति चितपावन ब्राह्मण है, ये सारी सूचनाएं पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के इलाके में पहुंचा दी गई। और उसके बाद ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के, खासकर चितपावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। राइट। और ये वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, तब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा कुछ नहीं, एसटीडी नहीं, मोबाइल नहीं, ट्रंक कॉल का ज़माना था और तार भेजते थे लोग। उस दौर में सारी इंफॉर्मेशन बहुत जाती, 10 दिन तुम ढूंढ नहीं पाए उसको, और 3 घंटे में तुमने पूरे देश को बता दिया कि वो किस जाति का है, और उसके बाद कत्लेआम ढूंढ ढूंढ कर, कोई उसका जिक्र नहीं करता। वीर सावरकर से हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीर सावरकर नाथूराम गोडसे के गुरु थे, नाथूराम गोडसे अपना आदर्श वीर सावरकर को मानता था। तो वीर सावरकर के घर में भीड़ ने हमला किया शिवाजी पार्क में, सफल नहीं हो पाई। फिर वो डाइवर्ट हो गई भीड़ किसके घर पे?
डॉक्टर नारायण सावरकर के घर पे। उनके भाई थे शायद ये? उनके छोटे भाई थे। डॉक्टर नारायण सावरकर फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भीड़ उनके घर में दाखिल होती है, उनको जैसे चोर को खींच के लाते हैं ऐसे खींच कर लाती है, सड़क पर लाती है और तब तक पत्थर मारती है जब तक वो मरणासन अवस्था में नहीं पहुंच जाते। जिस व्यक्ति ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया, तो आप जब कहते हो ना कि वो नोएडा के पास मॉब लिंचिंग हुई थी, वो अलीगढ़ के स्टेशन पर मॉब लिंचिंग हुई थी, वो जमशेदपुर में मॉब ना, भारत की पहली मॉब लिंचिंग डॉक्टर नारायण सावरकर के साथ हुई है। और ये मॉब लिंचिंग करने वाले थे कांग्रेसी, ये मॉब लिंचिंग करने वाले थे गांधीवादी, ये मॉब लिंचिंग करने वाले थे अहिंसावादी कहने वाले वो लोग, ये मॉब लिंचर ये थे। और मॉब लिंचिंग का शिकार कोई हुआ था तो डॉक्टर नारायण सावरकर हुए थे। मॉब लिंचिंग की कीमत अगर देश में पहले किसी ने चुकाई है तो वो सावरकर, वीर सावरकर के परिवार ने चुकाई है। ये झूठे नैरेटिव गढ़ना बंद कर दें। भारत की पहली मॉब लिंचिंग सावरकर परिवार के साथ हुई है, जिसको ये माफी वीर कहते हैं, जिसका ये अपमान करते हैं, जिसको जगह जगह पे जलील करते हैं, जिस परिवार को, उस परिवार ने कीमत चुकाई है। मॉब लिंचिंग क्या होती है उस परिवार ने झेला है। और मॉब लिंचिंग करने वाले वो लोग थे, वो विचारधारा थी जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं आज। और यही राहुल गांधी वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं। ये उन मॉब लिंचर्स के फॉलो करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग। तो ये हुआ है खींच। और क्यों चित्पावन ब्राह्मण की बात नहीं होती? देखिए क्या होता है, कई लोग, जब मैं इस चित्पावन ब्राह्मण में मैंने 2016-17 में बोलना शुरू किया था नरसंहार के बारे में, तब तक बहुत लोगों को मालूम नहीं था। तो मैं जब बोलता था ये बात तो मुझे लोग तुम ब्राह्मण हो, तो भाई मैं क्लियर कर दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कायस्थ हूं और मेरा जातिवाद में कतई विश्वास नहीं है। मैं इसलिए आवाज उठाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यार दलित अत्याचार के नाम पे, आदिवासियों पर हुए अत्याचार के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पर अत्याचार के नाम पे बहुत बातें होती हैं इस देश में। 84 के दंगों की बात होती है, 2002 के दंगों की बात होती है, फला बात होती है, ढिका बात होती है, फला नरसंहार की बात होती है। ब्राह्मणों के नरसंहार की बात क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि जो हमारा राजनीति का जो नैरेटिव है उसमें हम ब्राह्मण एक वोट बैंक नहीं है, पहली बात। दूसरा, ब्राह्मण को हमने एक पंचिंग बैग बना रखा है कि ये सारी जड़ जो है भारत के हिंदू समाज, सनातन समाज में जितनी ये बुराइयां आई हैं सब ब्राह्मण जिम्मेदार है। आपने एक ब्राह्मण को पंचिंग बैग बना लिया। मैं स्पष्ट कर रहा हूं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यार तो हमारा नैरेटिव क्या है? हमें जो दिमाग में बिठा दिया कि ब्राह्मण तो शोषण करने वाला व्यक्ति है, तो ये इसका भी कभी पीड़ित रहा होगा, ये हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करता है, इसलिए उन नंगों की बात छुपा ली जाती है। मेरा दोस्त है, चूंकि परमिशन नहीं ली इसलिए मैं उसका यहां पे नाम नहीं लूंगा, तो उसका सरनेम है भजनी और मराठी है वो। तो मेरी पुस्तक पढ़ी उसने, तो पुस्तक पढ़ने के बाद बोला कि प्रखर तुझे मालूम है मेरा सरनेम भजनी क्यों है? मैंने यार तेरा सरनेम भजनी क्यों है, मुझे क्यों मालूम होगा? बोला बताऊँ? मैंने हाँ बता भाई, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग मेरी बुक पढ़ने के बाद तो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है? तो बोला मेरा सरनेम जोशी था। तो मैंने हुआ क्या था? बोला मेरे दादाजी, हम लोग गाँव में रहते थे और बड़े अखबार का संपादक है वो बोले हम गाँव में रहते थे और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे ऊपर हमला हुआ गांधी हत्या के कांड के बाद, हमारा घर भर जला दिया गया, तो हम गांव छोड़ के भाग गए। तो गांव छोड़कर भाग के हम इंदौर में आके बस गए क्योंकि हमें जगह सेफ लगी। तो लेकिन मेरे दादाजी के अंदर डर बैठ गया था कि अगर हम जोशी सरनेम लिखते रहेंगे तो फिर कभी ऐसा हमला हो सकता है, तो हमने अपना सरनेम बदल के भजनी कर लिया। तो हमारे सरनेम से समझ में नहीं आता कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं है। तो ये घर आप तो महाराष्ट्र के हो, आप जाओ पुणे और उसके आसपास के इलाकों में जाओ, चित्पावन ब्राह्मणों के परिवारों से बात करो। आज चित्पावन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ दिए, बहुत से लोग यूएस में विदेशों में जाके बस गए। वो लोग पूछो, हर घर में एक कहानी मिलेगी। जब मैंने पहली बार 2020 में ये वीडियो बनाया था चित्पावन ब्राह्मण के ऊपर, तो नीचे कमेंट्स के अंदर रैला बना हुआ था, मेरे परिवार के साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, मेरी दादी के साथ, मेरी नानी के साथ, किस्से बिखरे पड़े हैं महाराष्ट्र में। लेकिन कोई इतिहासकार इन कड़ियों को जोड़कर एक चैप्टर नहीं लिख पाया आज तक। सिख दंगों पे आज तक बात होती है 84 के, क्योंकि वो हमारे नैरेटिव को सूट करते हैं। हमारी जो लंपटता है जो हमारी राजनीति में ना, उसकी वजह से इस चीजें सामने नहीं आती है। मैं कहता हूं कि दलितों पर हुआ अत्याचार हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों पे हुआ अत्याचार हो, चाहे वो सिखों पे हो, किसी पे भी हो, आदिवासी हो, सबकी आवाज उठना चाहिए। और अगर वो अत्याचार ब्राह्मणों पर हुआ है तो उसकी भी आवाज उठना चाहिए। ये नहीं चलेगा ना कि ये मैं पिक कर लूंगा, पिक एंड चूज नहीं है, बंद होना चाहिए, इतिहास में बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और चीज़ है जहाँ पे आपने आपकी पुस्तक में ये मेंशन किया है कि
गांधी जी का एक वक्त के बाद में फैन फॉलोइंग भी जो था वो बुरी तरह से गिर गया था। इनफैक्ट उन्हें बैकलैश मिल रहा था पब्लिक से। आपने लुई फिशर की बुक का भी जिक्र किया, इन विच उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो लेटर्स भी आ रहे थे गांधी जी को, उसमें 90% से ज़्यादा जो लेटर्स थे वो हेट्रेड से भरे थे। अब इसके पीछे क्या कारण था? मतलब नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना, नहीं, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना उसकी या कोई बहुत, partition? बहुत बड़ी वजह ये दी थी। वजह ये जो 5 वजह मैंने आपको बताई थी, मुस्लिम तुष्टीकरण, रिफ्यूजीज के साथ बुरा व्यवहार और तमाम तरह की जो चीज़ें थी, ये सब जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला, ये सब वजह से उनका लोकप्रियता बहुत गिर गई थी। जब मैं कहता हूँ लोकप्रियता गिर गई थी, तो कोई ये इसका ये मतलब ना निकाले कि गांधी बिल्कुल ही लोकप्रिय नहीं बचे थे। मतलब हम गांधी जी की तुलना गांधी जी से ही करेंगे, है ना, कि गांधी जी की जो लोकप्रियता ग्राफ अगर हम देखें 1920 में कहाँ था, 1925 में कहाँ था, 1930 में कहाँ था, 35 में कहाँ था, 45 में कहाँ था और 48 में कहाँ था। तो अगर मैं बहुत सोच समझ के कहूँ कि जब गांधी जी 30 जनवरी 1948 जगह बिरला भवन 5:16 अपनी मृत्यु के अंतिम 1 मिनट में एंट्री कर रहे थे, 1 मिनट में प्रवेश कर रहे थे, जब उनकी मृत्यु का सिर्फ जीवन का 1 मिनट बाकी था, उस पल को अगर हम देखें, उस पल में गांधी की जो लोकप्रियता थी उसका ग्राफ सबसे निचले स्तर पर था। और ये एग्जाम्पल आपने लुई फिशर का दिया। लुई फिशर गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे, और जो गांधी फिल्म बनी है जिसको 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, वो लुई फिशर की बुक पे बनी है। लुई फिशर गांधी जी के समकालीन थे, उनके आश्रमों में रुकते थे वो। उन्होंने लिखा है कि जो पत्र गांधी जी के पास आते थे उसमें से 90% पत्र जो होते थे, आधे से ज्यादा पत्र, वो सिर्फ गंदी गंदी भद्दी गालियों से भरे रहते थे। तो ये चीज़ गांधी जी को भी रियलाइज हो चुकी गांधी जी को रियलाइज, गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में बोलते थे। गांधी जी की प्रार्थना सभाएं तो पढ़िए आप 15 अगस्त के बाद की, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बात मानता नहीं है, मैं कुछ बचा ही नहीं हूं। आखिरी दिन जो आखिरी प्रार्थना सभा है गांधी जी की, वो है 29 जनवरी की शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम प्रार्थना सभा करी। अगले दिन तो प्रार्थना सभा कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसी लिए जा रहे थे, उसी बीच में गोडसे ने मार दिया उनको। तो अपनी अंतिम प्रार्थना सभा जो उनकी 29 जनवरी की, उसका भाषण पूरा पढ़ दीजिए, वो तो रिकॉर्डेड भी है, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर पढ़ा भी है। उसके अंदर वो लिखते हैं, बोलते हैं कि आज एक बानू का शरणार्थी, बानू एक जगह है पाकिस्तान में, बन्नू भी कहते हैं कई लोग उसको, तो बानू का शरणार्थी एक मुझसे मिलने आया था, और उसने मुझसे कहा कि आप हमें छोड़कर हिमालय चले जाओ, आप मर क्यों नहीं जाते हो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तो फिर गांधी जी कहते हैं, उसने आज मुझे बड़ी खरी खोटी सुनाई, लेकिन मैं हिमालय क्यों चला जाऊं, मैं क्यों मर जाऊं, तो भगवान तय करेगा। तो ये पूर्वाभास भी तो एक तरह से आप मान सकते हो। तो गांधी के मुंह पर शरणार्थी गाली दे जाते हैं। जब उन्होंने आखिरी अनशन किया तो खुद प्यारेलाल नैयर लिखते हैं, और वो गांधी फिल्म के अंदर सीन भी है, और वो हर जगह पे वो आपको उसका जिक्र मिलता है। प्यारेलाल नैयर ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी पूर्णाहुति में उसका जिक्र किया है कि अनशन के दौरान भीड़ रोज नारे लगाती थी कि मरता है तो मरने दो, गांधी को मर जाने दो, ये नारा लगता था, और गांधी जी खुद वो नारे सुनते थे। और एक बार ऐसी नारा लगा रहे थे तो भीड़ इतनी बेकाबू थी कि भीड़ बिरला भवन में घुस सकती थी। तो नेहरू बाहर निकलते हैं और वो ये नारा सुनते, तो नेहरू बोलते किसने कहा, और भीड़ में घुस जाते हैं, किसने कहा कि बापू को मर जाना चाहिए, जिसने कहा है पहले वो मुझे मारे। तो ये सीन भी है फिल्म के अंदर, गांधी फिल्म में, और ये एक्चुअल घटना है। इसको प्यारेलाल नैयर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। प्यारेलाल नैयर लिखते हैं अपनी पुस्तक में, अब जो आपने कहा गांधी को कितना एहसास था इस बात का, गांधी के बारे में लिखते हैं प्यारेलाल नैयर कि गांधी अपने अंतिम दिनों में उनका जो चेहरा था उसकी तेज चला गया था, वो चिड़चिड़े हो गए थे। वो अक्सर ये कहते थे कि अरे सुनो मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, एक चिता पर बैठा व्यक्ति तुमसे ये कह रहा है। मतलब खुद को वो चिता पर बैठा व्यक्ति बताते थे, इतने हताश और निराश हो चुके थे। और खुद मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी जी की बड़ी से बड़ी अपीलों का अब असर नहीं होता है। ये मौलाना आजाद के शब्द हैं। पहले उनकी एक आवाज पे पूरा देश उठ जाता था, लेकिन अब बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता है। गांधी जी को कोई नहीं सुन रहा था। एक बहुत अच्छी अमेरिका की रिपोर्टर थी, और टाइम मैगजीन की रिपोर्टर थी वो, और मार्गरेट ब्रुक वाइट उनका नाम था। और मार्गरेट ब्रुक वाइट के बारे में बता दूं कि जो आपने हिटलर के नाजी कैंप की जो तस्वीरें देखी होंगी, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप की, वो सब, उनमें ज़्यादातर तस्वीरें मार्गरेट ब्रुक वाइट की खींची हुई हैं। वो इतनी बड़ी जर्नलिस्ट थी और मतलब बड़ी दमदार फोटोग्राफर भी थी। और मार्गरेट ब्रुक वाइट ने जो पार्टीशन के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो सब उनकी खींची हुई हैं। और मार्गरेट ब्रुक वाइट का रोल भी गांधी फिल्म के अंदर है, जो आखिरी तस्वीर गांधी की खींचती है। तो गांधी के जीवन की लास्ट तस्वीर जो किसी ने खींची थी, जिस पत्रकार ने, तो मार्गरेट ब्रुक वाइट थी। उनकी मृत्यु से सिर्फ 20 मिनट पहले उसने आखिरी तस्वीर खींची थी। तो मार्गरेट ब्रुक वाइट ने अपनी बुक भी लिखी है अपने भारत की यात्रा के संस्मरण पे, क्योंकि वो पार्टीशन की घटना और गांधी हत्याकांड दोनों उन्होंने अपनी आंखों से देखा था।
उन्होंने लिखा है कि मैं जिस टैक्सी में बैठती तो टैक्सी वाला गांधी को गाली बकता था, मैं मजदूरों की बस्ती में जाती थी मजदूर लोग गांधी को गाली बक रहे होते थे। और फ्रीडम एट मिडनाइट लिखने वाले डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी बुक में लिखते हैं कि दिल्ली जब गांधी अपना आखिरी अनशन कर रहे थे जनवरी दूसरे हफ्ते में, तो दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बाजारों में चर्चा इस बात पर नहीं होती थी कि गांधी को कैसे बचाया जाए। लोग चर्चा इस बात की करते थे कि ये बुड्ढा मर क्यों नहीं जाता। ये बुड्ढा शब्द मेरा नहीं है, डोमिनिक लापियर ने लिखा है, जिस पे वो वेब सीरीज भी आ रही है आजकल। ये उनका लिखा शब्द है कि लोग ये चर्चा करते थे कि बुड्ढा मर क्यों नहीं जाता। राइट। गांधी के लिए बहुत हेट्रेट का माहौल था। अगर नाथुराम गोडसे नहीं मारता तो कोई और मारता, लेकिन गांधी की नियति उनकी हत्या ही थी, क्योंकि बहुत आक्रोश था उनको लेकर, क्योंकि वो उन्होंने इतनी उम्मीदें इस देश को दिखाई थी ना। देखिए अब ये इतना आक्रोश भी किसी बड़े आदमी से होता है। जब एक आदमी इतना लार्जर देन लाइफ बच जाता है, पूरा देश उसके ऊपर आंख बीच कर भरोसा करने लगता है, उसकी एक आवाज़ पे गरीब अमीर सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और जब वो देखता है कि यार इसने जो वादे किए थे, इसने जो बातें की थी, इसने जो कहा था, जिस भविष्य का भारत का सपना हमको आज़ादी का दिखाया था, वो ये आज़ादी नहीं थी यार, ये आज़ादी नहीं थी वो, कि ये लाशें गिरी होंगी, ये अहिंसा की बात करता रहा। तो विश्वास टूटा लोगों का, और वो विश्वास जब टूटता है तो लोगों का गुस्सा बढ़ता है, वो चरम पर पहुंचता है। और लोगों ने शरणार्थियों की हालत देखी थी किस तरह से, क्या हुआ था उनके साथ, और फिर गांधी जी के वक्तव्य कैसे होते थे। अब नोआखली के अंदर जब दंगा हुआ और नोआखली में दंगों की खबर दिल्ली तक आई और ये मालूम पड़ा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो गांधी ने जो स्टेटमेंट आया उनका क्या कि दांतों के बीच में जीभ दबाकर महिला को बलात्कार से पहले खुद ही मर जाना चाहिए। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, लोगों ने बड़े नाराज़ हो गए, यार किस तरह की बात आप कर रहे हैं बापू। तो गांधी ने अगले दिन फिर भाषण देने खड़े हुए, लोगों को लगा कि अब शायद वो माफ़ी मांगेंगे कल के बयान के लिए। गांधी ने कहा कि कल मैंने कहा था कि दांतों के बीच में जीभ दबा के महिलाओं को मर जाना चाहिए, तो मैंने गलत कहा था। तो लोगों को कहा अच्छा मतलब माफ़ी मांगेंगे, लेकिन गांधी उसके आगे कहते हैं वो मैंने इसलिए गलत कहा था क्योंकि ये मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है। मुझे डॉक्टर सुशीला नैयर, जो गांधी की पर्सनल डॉक्टर थी, प्यारेलाल नैयर की बहन डॉक्टर सुशीला नैयर, और डॉक्टर BC रॉय जो बंगाल के बाद में मुख्यमंत्री बने, इन दोनों ने बताया है कि कोई व्यक्ति अपनी जुबान को अपनी दांत से काट के मर नहीं सकता, और स्वयं का गला घोट के भी नहीं मर सकता कोई व्यक्ति। ये मेडिकल साइंस में नहीं है, तो ये मैंने गलत बोला था। इसलिए मैं कहूँगा कि उन्हें जहर की पुड़िया अपने पास रखना चाहिए और बलात्कार होने से पहले जहर की पुड़िया खा के मर जाना चाहिए। तो गांधी जब इस तरह के बयान देते थे तो लोगों में आक्रोश पैदा होता था। सब जिस तरह से जिहादी भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया, नॉट द ब्रिटिशर्स ऑन द होली डे ऑफ रमज़ान, जस्ट बिकॉज कि ब्रेन वॉशिंग, क्या आपको नहीं लगता मतलब बांग्लादेश में ये सेम नैरेटिव रिप्ले हो रहा है अब? बिल्कुल भाई, नोआखली कहाँ है जहाँ ये हुआ था? बांग्लादेश में। देखिए समस्या क्या है ना कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बांग्ला। अभी क्या हुआ कि जो हमारे देखिए जब बंटवारा हुआ तो दो तरफ हिंसा हुई, एक पंजाब के पार्ट में हुई और एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे हुई, जिसमें हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दिक्कत ये, यहाँ भी इतिहासकारों की दिक्कत है कि जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ, उस पर कई मूवीज़ बनी। गदर पहली बनी, वो सुपरहिट, दूसरी बनी, वो सुपरहिट। तमस जैसे उपन्यास लिखे गए, पिंजर जैसे उपन्यास लिखे अमृता प्रीतम सिंह ने, ठीक है, भीष्म साहनी ने तमस लिखा, मंटो की तो कहानियाँ मशहूर हैं पार्टीशन पे। फिल्म में तो बहुत मैंने बताई थी, गदर के एग्जाम्पल आप देख लीजिए कितनी सुपरहिट रही दोनों पार्ट उसके। तो यहाँ पर बहुत चर्चा हुई पंजाब की इस हिंसा पे, उस हिंसा पे कभी चर्चा नहीं हुई। राइट। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन बहुत जल्दी आ गया और वो कहानियाँ मिटा दी गई। लेकिन आप बंगाली परिवारों में जाएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या उनके ऊपर गुजरी है। नोआखली के दंगे इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। और ये जब आप देखते हो मॉडस ऑपरेंडी, तो आप बहुत दोनों में समानताएं पाते हो। उदाहरण के देना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले जमायत उलेमा ने कलकत्ता में परसों एक रैली करी। उस रैली के अंदर जो भाषा बोली गई, जो बातें कही गई कि हम CA NRC और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो भाषण दिए गए मुस्लिम नेताओं द्वारा कलकत्ता में, मैंने पूरे सुने, बंगाली से उसके अनुवाद करवाया कि भाई क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बंगाली जो हमारे ऑफिस में होते हैं उन्होंने उसका अनुवाद करके दिया, और मुझे अचानक डायरेक्ट एक्शन डे याद आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर इसी तरह की भाषा बोली गई। बिल्कुल। तो आप, दिक्कत यह कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं यार क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। इतिहास की बात करना मतलब जब आपके मन की बात इतिहासकार नहीं कर रहा, अरे यार आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो। भाई गड़े मुर्दे नहीं है, तुम मुर्दा बन जाओगे अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो। और इतिहास रिपीट करता है, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है।
अगर आप इतिहास, ये बड़े बड़े लोग फिलोसफर कह के गए कि अगर आप अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते तो इतिहास बहुत क्रूर है, वो दोहराएगा अपने आप को। हमने नहीं सीखा ना। ये मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी ऐसे ही नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे, कोई सोच कर कह रहे हैं वो। ये इतिहास में दर्ज है। कलकत्ता में क्या हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, नोआखली में क्या हुआ, वो बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। और बांग्लादेश में जो दोहराया जा रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठाते हो तो आप कम्युनल कहला रहे हो भारत में। क्यों भाई? मैं कोई फिजी के हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेबियाई देशों के अंदर जो हिंदू हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मॉरिशस और सूरीनाम के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी से मेरा मतलब है नेहरू, पटेल, गांधी, ये 3 बड़े नेता और पूरी कांग्रेस उस वक्त की जो थी, इन लोगों की वजह से वो उन दरिंदों के बीच में फंसे हुए हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये पूर्वी पाकिस्तान बना दो, पश्चिमी पाकिस्तान बना दो, ये भाई खिजदुआ की, ये बांग्ला, नहीं कहा था भाई। वो एक भारत में, अखंड भारत में रहते थे। तुमने बंटवारा किया, तुम बंटवारे के लिए तैयार हुए और हुए तो हुए, तुम उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, नेहरू जी का एक भाषण है। क्या है उस भाषण की एक बड़ी मशहूर लाइन? क्या है वो? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ऐसे कुछ। आधी रात को, बड़ी बड़ी बातें, आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो भारत नियति से मिलन कर रहा होता है, लफ्फाजी है ना। उसी भाषण के अंदर नेहरू एक बात और कहते हैं, वो कोई नहीं करता। नेहरू उस भाषण में कहते हैं कि इस बंटवारे की वजह से जो हमारे भाई सीमाओं के दूसरी तरफ रह गए, मतलब जो पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में रह गए, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। आज वो बदनसीबी से, वो बदकिस्मती से हमारे साथ खुशियां नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है। तो भाई तुम नेहरू को ही मानते हो तो नेहरू के वादे को पूरा कर लो ना। नेहरू ने भारत की आज़ादी के बाद, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए उनकी जिम्मेदारी, सुख दुख में हम उनके साथी होंगे। ये कहा है नेहरू ने पहले भाषण में अपने। तुमको क्या याद है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, आधी रात को नियति से मिलन, तो पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जाग। भाई आगे भी कुछ बोला है भाई, पढ़ तो लो पूरा भाषण उनका। फिर वही सीए के माध्यम से जब उन्हीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को हम नागरिकता देने की बात करते हैं तो यही लोग जो दिन भर नेहरू 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 चिल्लाते हैं, यही कांग्रेसी लोग उस सीए विरोधी आंदोलन का समर्थन करते हैं। उसी शाहीन बाग में जाके मुस्लिम महिलाओं के साथ बिरयानी खाते हैं, मुस्लिम औरतों के साथ, मुस्लिम पुरुषों के साथ, यही कांग्रेसी। अरे तुम्हारे पितृ पुरुष नेहरू का भाषण तो पढ़ लो। 15 अगस्त को क्या बोले थे वो, कि बस आधी रात को नियति से मिलन ही याद रहेगा तुमको, ट्रस्ट विद डेस्टिनी याद रहेगा। उसके आगे भी कुछ बोले थे वो यही बोले थे, वादा किया था तो पूरा करो वादा। अब किया है प्रियंका गांधी ने परसों जाके बांग्लादेश के हिंदुओं पे पहला ट्वीट, दही जमा हुआ था इतने दिन से मुंह में। गाजा के पीड़ित जो लोग हैं, जिनको पीड़ित समझती है मुसलमानों को, जो हमास के समर्थकों को, उस पर कर चुकी 40 ट्वीट। वहां का दर्द है जिससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, और जो तुम्हारे परनाना की वजह से जो आज सजा भुगत रहे हैं उनके लिए कोई दर्द नहीं है इनके मन में। तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति है और बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति है। ये हमारा वादा है उनसे, हमारी सरकारों को वादा। आप भूल जाइए नेहरू ने वादा किया, आप भारत के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था। ये हम सबका नैतिक दायित्व है, हमें उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये जो बटेंगे कटेंगे वाली जो बात है ना, ये हमारे उनके, आज हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो वहाँ की सरकार भी दबाव में आएगी। हम मीडिया में उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे तो वहाँ की सरकार, यूनुस सरकार भी झुकेगी एक दिन। ये ताकत होना चाहिए। बिल्कुल। एक अमेरिका पे हमला करके दिखा दे कहीं पे, कोई दुनिया में वो दिखा देते हैं। तो आप जब आप कहते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम विश्व शक्ति बनेंगे, तो पहला मौका ये है कि हम उनको बताएं कि अगर तुम उधर कुछ करोगे तो हम बैठे हैं यहाँ पर। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर हमने नुपुर शर्मा के साथ भी नहीं किया, तब भी नहीं हमने दिखाया। नहीं, नुपुर शर्मा के साथ लोगों को लगता है नहीं किया, लेकिन मैं तो उस रैली में शामिल हुआ था और मैं किसी पत्रकार के तौर पर नहीं शामिल हुआ था। मैं कोई जब पूरे हिंदुओं, सनातन लोग उसके लिए, नुपुर जी के लिए निकल के आए थे दिल्ली की सड़कों पे, तो लोग, मैं खुद उनमें से भीड़ में था और मेरे साथ कोई, मैं अकेला गया एक आम नागरिक की तरह, मैं उसमें मार्च में शामिल हुआ और मुझे से बहुत से लोग, हज़ारों हज़ार लोग ऐसे आए जिनको किसी ने बुलाया नहीं था, सिर्फ उनको सूचना मिली थी कि हमें नुपुर शर्मा के हक में खड़े होना है। वो खड़े हुए, ताकत दिखाई उन लोगों ने, और वो सरकार में बैठे लोगों ने भी देखी। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक बहुत बड़ी लंबा पैच है वो, पाँव रखने की जगह नहीं थी और पूरे आसमान पे, मतलब अगर ऊपर से कोई देखे तो सिर्फ भगवा लहरा रहा था, तिरंगे लहरा रहे थे। तो ऐसा नहीं, हिंदू निकलता है, हिंदू ताकत दिखाता अपनी। लेकिन
अब आप सोचो कि पत्थर फेंकना शुरू कर देगा कुछ खास वर्ग विशेष की तरह, तो वो तो संभव नहीं है ना। ओके सर, उस नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बट मैं एक छोटा सा प्रॉमिस आपसे लेना चाहूँगा कि हम फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि पार्टीशन को लेके अब भी मेरे कई सारे सवाल हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में मैंने आज तक अपने स्कूल हिस्ट्री में तो ठीक से कभी नहीं पढ़ा। जो पढ़ाया गया वो वही रटा पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, आपको पढ़ाया गया ना, पर बापू ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर नहीं बनेगा, आपको तो ये भी पढ़ाया गया होगा कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, पढ़ा तो है आपने सब कुछ। पर एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा सच सामने लाती है। ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री नहीं, वो सही हिस्ट्री, सही हिस्ट्री है, राइट। एंड जो शायद हमें पढ़ाया जा रहा है वो कहते थे कि इतिहास को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए इतिहासकारों के अलावा जो दूसरा इतिहास है वो भी हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो उसी के ऊपर एक और पॉडकास्ट करेंगे सर बहुत जल्द, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी वो जानना चाहेगी। बट सर, इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।